तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये हो रही है जोश की बात। चलो भाई, लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें की थी, याद है पूरा? सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या बातें करी है। सबसे पहले तो हमने बताया था कि हम सरकार टैक्स क्यों कलेक्ट करती है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट मोटिव और फॉर द पर्पज ऑफ वेलफेयर पूरी कंट्री को चलाना होता है, एंड द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज टैक्सेशन। इसलिए सरकार टैक्स को कलेक्ट करती है। टैक्स कितने तरीके के हो सकते हैं? कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स पे करता है, क्या उसका बर्डन भी वही बियर करता है? यस। और इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स पे करता है, क्या उसका बर्डन भी वही बियर करता है? नहीं, वो बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है। और वो जनरली बर्डन कौन बियर करता है? कस्टमर। कौन बियर करता है? कस्टमर। तो इनडायरेक्ट टैक्स कैसा टैक्स है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जिसमें कंज्यूमर इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन बेयर करता है। फिर उसके बाद में हमने देखा था, ये चेंजेस अभी करवाऊंगी। कॉन्स्टिट्यूशन, ये टैक्स लगाने का अधिकार गवर्नमेंट को तो कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है कि जो सरकार है वो 3 तरह की हो सकती है, सेंट्रल हो सकती है, स्टेट हो सकती है और लोकल गवर्नमेंट हो सकती है। और जो स्टेट्स वगैरह होती है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे। आर्टिकल नंबर 265 किस चीज से रिलेटेड है? मन मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकती गवर्नमेंट की। मन मर्जी नहीं चलेगी कि भाई टैक्स, हमारा मन किया इसलिए हमने टैक्स लगा दिया, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा है, अधिकार है, तो ओनली उसी चीज पे सरकार टैक्स लगा सकती है। ओनली वही पावर्स है गवर्नमेंट के पास में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, उसके अलावा वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकती। फिर पढ़ा था आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 में क्या पढ़ा था? किस चीज से रिलेटेड किसको अधिकार दिए गए हैं। तो अगर सेंट्रल से रिलेटेड कोई भी मैटर्स है तो कौन देखेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट से रिलेटेड कोई भी मैटर्स है कौन देखेगी? स्टेट गवर्नमेंट। इंटर स्टेट से रिलेटेड कोई भी मैटर्स है तो कौन देखेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर दूसरी कंट्री से रिलेटेड कोई भी मैटर्स है तो कौन देखेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्टिकल 246 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या था? बाइफर्केशन ऑफ पावर्स। बाइफर्केशन ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज बिटवीन सीजी एंड एसजी। फिर उसमें बाइफर्केशन में हमने क्या पढ़ा था? इसमें आर्टिकल 246 में कौन सा शेड्यूल? 7th शेड्यूल। उसमें क्या बताई गई है? 3 लिस्टें। कौन कौन सी? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 किसकी है? यूनियन लिस्ट। क्या है उसके अंदर? सीजी के सारे मैटर्स। ऐसे कौन से मैटर्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है? लिस्ट 2 में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे सारे मैटर्स जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। लिस्ट 3 में क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसे सारे मैटर्स जो दोनों सरकार मिलकर देखती है। बट यहाँ पे देखने की क्या बात थी? कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स का कोई मैटर नहीं था। मतलब ऐसे कोई भी टैक्सेस नहीं थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लगा सके। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की। कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 246 में अमेंडमेंट करने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था आप लोगों के सैनवेट के बारे में, एक्साइज के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा टैक्स लगता है? एक्साइज ड्यूटी। अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो कौन से लगेगा? वैट या फिर सीएसटी। वैट या फिर सीएसटी। वैट कब लगता है? इंट्रा स्टेट सेल्स पे। वैट कब लगता है? इंट्रा स्टेट सेल्स पे। सीएसटी कब एप्लीकेबल होता है? इंटर स्टेट सेल्स पे। फिर सर्विस पे क्या लगता है? सर्विस टैक्स। एक्साइज ड्यूटी कौन कलेक्ट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटी किसके पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सर्विस टैक्स कौन सी गवर्नमेंट के पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेल्स टैक्स किसका होता है? स्टेट का। वैट तो कलेक्ट भी स्टेट्स करती है और होता भी उसी का है, बट सीएसटी इज कलेक्टेड बाय सीजी एंड रिम्बर्स टू गिवन टू कौन सी एसजी? ओरिजिनेटिंग या डेस्टिनेशन? ओरिजिनेटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसमें सीएसटी में फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि इसलिए ये ओरिजिनेटिंग स्टेट के पास जाता है, इसलिए सीएसटी का क्रेडिट कभी मिलता ही नहीं है। सीएसटी टू सीएसटी भी क्रेडिट नहीं मिल सकता। ये हमने प्रीवियस क्लास में एग्जांपल के थ्रू समझा था। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था सीएसटी में अगर इंटर स्टेट सेल्स हो रही है तो भी हम सीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकते। क्या इनवर्ड लैग में भी हमने सीएसटी पे किया, आउटवर्ड लैग में भी सीएसटी पे किया, फिर भी हम सीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि जो सीएसटी जाती है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है? ओरिजिनेटिंग स्टेट गवर्नमेंट के पास में सीएसटी जाता है, इसलिए सीएसटी का क्रेडिट कभी भी नहीं मिलता। और ये सबसे बड़ा लूप होल था। फिर उसके बाद में हमने इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा था। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं?
28। कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8। 8 में से 8 को फर्दर बाइफरकेट किया था विद लेजिस्लेटर एंड विदाउट लेजिस्लेटर। तो 3 यूनियन टेरिटरीज आर विद लेजिस्लेचर, नेम दैम। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी। और कितनी यूटीज ऐसी है जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है? 5। लेजिस्लेचर नहीं है मतलब वहां कोई सीएम नहीं है, वहां कोई इलेक्शंस नहीं होते, वो लावारिस है। तो उसको कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब वहां पर जो विद लेजिस्लेचर है वो तो एक तरीके की स्टेट हो गई, वो तो एक तरीके की स्टेट हो गई। तो उसमें जो टैक्स लगेगा वो टैक्स ध्यान से सुन लेना, इंट्रा स्टेट सेल्स होती है उस टाइम पे जीएसटी के अंडर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। एसजीएसटी कहां लगता है? सारी 28 स्टेट्स पे लगता है, प्लस 3 यूटीज विद लेजिस्लेचर। और अगर कोई लेजिस्लेचर है, कोई यूटी ऐसी है जहां लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहां पे एसजीएसटी की जगह क्या लगता है? यूटी जीएसटी। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, हमारे पास में 35 एक्ट्स है, हमारे पास में 35 एक्ट्स है। कैसे 35 एक्ट्स है? एक सीजीएसटी एक्ट है जो कब लगता है? जो कब लगता है? इंट्रा स्टेट सेल्स में। इंट्रा स्टेट सेल्स के टाइम पे सीजीएसटी भी लगता है, एसजीएसटी भी लगता है, या फिर यूटीजीएसटी लगता है। ठीक है। 31 एसजीएसटी एक्ट है। 31 कैसे है ये? 28 प्लस 3। ये 31 कैसे? 28 प्लस 3। 28 स्टेट्स है, 3 यूटीज विद लेजिस्लेचर है, तो वो भी एक तरीके की स्टेट ही बन गई। उन सब पे भी क्या लगता है? एसजीएसटी। इसलिए अकॉर्डिंगली 31 एसजीएसटी एक्ट हो गए। एक यूटीजीएसटी एक्ट है। एक ये जो यूटीजीएसटी एक्ट है वो कहां लगेगा? 5 यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। वो कौन सी 5 यूनियन टेरिटरीज थी? चंडीगढ़, लद्दाख, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये 5 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहां कोई लेजिस्लेचर नहीं है। मतलब इन यूनियन टेरिटरीज में इंट्रा स्टेट कोई भी सेल्स होगी तब सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा। फिर उसके बाद में आईजीएसटी कब लगता है? जब इंटर स्टेट सेल्स होती है। और साथ में एक जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट है, जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कॉम्पनसेशन देना पड़ता है स्टेट्स को, क्यों देना पड़ता है, कैसे देना पड़ता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से 35 एक्ट्स हैं। 35 में से 35 पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को पढ़ना कितना? एक ही एक्ट। क्यों? क्योंकि सारे 2 कॉपी पेस्ट है। सीजीएसटी एक्ट जैसा ही एसजीएसटी एक्ट है। एसजीएसटी एक्ट में 31 एक्ट क्यों बोले? दिल्ली जीएसटी एक्ट, पंजाब जीएसटी एक्ट, एमपी जीएसटी एक्ट, कर्नाटका जीएसटी एक्ट, मतलब हर स्टेट का अपना अपना जीएसटी एक्ट है, इसलिए इसमें 31 बोल दिए गए। फाइन, इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट सारे के सारे 2 कॉपी पेस्ट है, सब कुछ सेम है, बस क्या चेंज होता है? ओनली स्टेट का नाम बदलता है। सारा सेम है, इसलिए हम लोगों को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हमने सीजीएसटी पढ़ लिया तो एसजीएसटी हमको समझ में आ गया, एसजीएसटी आ गया, यूटीजीएसटी भी हमको समझ में आ गया। बस क्या नाम चेंज होगा? ओनली उस आपका यूनियन टेरिटरी का नाम आ जाएगा। जैसे चंडीगढ़ आ गया, जैसे दिल्ली सॉरी लद्दाख आ गया, इस तरीके से उस यूनियन टेरिटरी का नाम उसमें लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आईजीएसटी एक्ट में 2-3 प्रोविजंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, मतलब ये भी 90% तक तो सेम है, बस इंटर स्टेट सेल्स पे आईजीएसटी लगता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। और जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट आपका 2 ही पेज का है, जो हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो मोटा मोटी जो पूरी बुक में आप एक्ट पढ़ोगे, कौन सा एक्ट पढ़ोगे? सीजीएसटी। जो भी सेक्शंस पढ़ेंगे वो कौन से एक्ट की सेक्शंस पढ़ेंगे? सीजीएसटी एक्ट। कहीं लिखा हुआ नहीं भी हो तो भी आपको क्या मानना है? हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं। सीजीएसटी एक्ट ईयर कौन सा होगा? एक्ट होता है तो उसके आगे ईयर होता है, कौन सा ईयर होगा? 2017। क्यों? जीएसटी आया कब था? 2017 में। तो 2017 के ही ये सारे के सारे 35 एक्ट कब के? 2017 के। तो सीजीएसटी एक्ट 2017, एसजीएसटी एक्ट 2017, यूटीजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017 एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट इज आल्सो 2017। तो हमने यहाँ पे देखा था, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया भी था, वापस एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ। सप्लाई 2 तरीके की होती है। जीएसटी कब लगता है? ऑन सप्लाई। जीएसटी कब लगता है? ऑन सप्लाई। सप्लाई में मैन्युफैक्चर भी आ गया, सप्लाई में गुड्स भी आ गए, सप्लाई में सर्विस भी आ गए। वर्ड क्या है? सप्लाई।
वर्ड क्या है, चार्ज ऑफ जीएसटी कब होता है, सप्लाई पे। जैसे एक्साइज कब लगता था, मैन्युफैक्चरिंग पे। सर्विस टैक्स कब लगता था, सर्विस को प्रोवाइड करने पे। गुड्स, ये वैट कब लगता था, सेल्स पे। तो यहाँ पर आपको सेल नहीं बोलना, आपको मैन्युफैक्चर नहीं बोलना, आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, तब आपका जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी इंट्रा स्टेट भी हो सकता है, इंटर स्टेट भी होगा। इंट्रा स्टेट होता है तो इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट या विद इन द यूनियन टेरिटरी। तो लगता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी, क्योंकि विद इन द टेरिटरी मतलब वो यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है, वो स्टेट भी हो सकती है। और इंटर स्टेट का मतलब होता है दो स्टेट के बीच में, या फिर एक स्टेट है एक यूनियन टेरिटरी है उनके बीच में, या फिर दोनों ही दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज है उनके बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आईजीएसटी एक्ट लगता है। एनी डाउट? हमने एक एग्जांपल भी देखा था, एग्जाम्पल रिकॉल कर लेते हैं। अगर दिल्ली के बायर ने दिल्ली के सेलर को गुड्स बेचे तो कौन सी टैक्स लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। दिल्ली के बायर ने चंडीगढ़ के बायर को गुड्स बेचे, आईजीएसटी। दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर लाइक ए स्टेट, तो दिल्ली क्या एक स्टेट है और चंडीगढ़ क्या है, एक यूटी है। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो यूटी आईजीएसटी लगेगा। चंडीगढ़ के बायर ने चंडीगढ़ के सेलर को गुड्स बेचा, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी क्यों, क्योंकि चंडीगढ़ इज ए यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ के बायर ने लद्दाख वाले को बेचा, आईजीएसटी। फिर चंडीगढ़ वाले ने जम्मू एंड कश्मीर वाले को बेचा, आईजीएसटी। जम्मू एंड कश्मीर वाले ने जम्मू एंड कश्मीर वाले को बेचा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। यूटीजीएसटी नहीं, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। जम्मू एंड कश्मीर वाले ने दादर एंड नागर हवेली वाले को भेजा, आईजीएसटी। दादर एंड नागर हवेली वाले ने दमन एंड दीव के कोई सप्लायर को माल बेचा, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। चलो भाई हम आगे चलते हैं, उसके बाद में इसी लिस्ट को चलते हैं। रिलेवेंट एंट्रीज ऑफ यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट प्री जीएसटी, मतलब जीएसटी के आने से पहले ऐसे कौन से टैक्सेस थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी और ऐसे कौन से टैक्सेस थे जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट। दिस इज पेज नंबर 13। यस, हाँ जी। वहां पर माल जा रहा है मतलब इंटर स्टेट बोल रहे हो आप, इंटर स्टेट में आईजीएसटी है, इंटर स्टेट वहीं की वहीं पे माल जा रहा है, जिसमें लेजिस्लेचर है, आप उसकी बात कर रहे हैं तो उसको एज ए स्टेट मानना है, वहां यूनियन टेरिटरी माननी है, तब सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। हाँ, सीजीएसटी तभी भी है, तो यहां पर इसलिए बोला गया सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। एसजीएसटी के ऑब्लिक में है यूटीजीएसटी, तो एसजीएसटी को हटा के वहां यूटीजीएसटी लग जाए, तो सीजीएसटी तो एज इट इज रहेगा। यूनियन टेरिटरीज में आपस में डील हो रहा है तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे, उसको देखे बिना हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि जीएसटी के आने से पहले, जीएसटी के आने से पहले ऐसे कौन कौन से टैक्सेस थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते थे और ऐसे कौन से टैक्सेस थे जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते थे, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम देखें कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद में एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं, एक तो आ गई कस्टम ड्यूटी, नहीं लिखना, कस्टम ड्यूटी कौन कलेक्ट करता है, सीजी। फिर आते हैं एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स पे किया उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स पे किया उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। अब ये जो एक्साइज ड्यूटी है वो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट करती, ज्यादातर प्रोडक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है। तो कोई भी ऐसा टैक्स जो सेंट्रल और स्टेट
दोनों गवर्नमेंट्स कलेक्ट कर रही है तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम एक्साइज ड्यूटी, कौन सी एक्साइज ड्यूटी के बारे में बात करें. दिस एक्साइज ड्यूटी कैन बी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो एंड बाय स्टेट गवर्नमेंट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है तो उस एक्साइज ड्यूटी का नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी. ठीक है. और अगर स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है तो उस एक्साइज ड्यूटी का नाम क्या हो जाएगा? स्टेट एक्साइज. ठीक है. कोई भी ऐसे टैक्स जो दोनों गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं तो उससे पहले आपको लगाना पड़ेगा सेंट्रल और स्टेट. आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा हम कौन सी की बात करें. कस्टम ड्यूटी से पहले क्यों नहीं लगाया आपने सेंट्रल कस्टम ड्यूटी? क्योंकि वो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इसलिए उससे पहले हमें सेंट्रल कस्टम ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं है. कस्टम ड्यूटी बाय डिफॉल्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स. एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल के पास में भी जाती है और स्टेट के पास में भी जाती है, इसलिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा whether it is collected by the state government or whether it is collected by central government. If it is collected by central government, it is known as central excise duty, and if it is collected by state government, then it is known as state excise. Fine. ठीक है. तो एक्साइज मतलब मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी मेनली कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. So all the products except for few, all the products, all the excise duty on all the product is collected by central government except for few. तो वो exceptions पढ़ेंगे. वो exception किस में आ जाएंगे? स्टेट में. ओनली 4 एक्सेप्शन है जिसमें सेंट्रल नहीं कलेक्ट करता, वो है स्टेट कलेक्ट. कौन से? जो कल रोज उसको यही याद आता रहता है. कल जाते जाते भी बोल रहा था मैम मैं खरीद के लेकर आया था. क्या खरीद के लाए थे? लड्डू नहीं, दारू. तो स्टेट का ध्यान रखना, स्टेट का जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो दारू ही है. जब दिल्ली लॉकडाउन चल रहा था सबसे पहले ठेके ही खुले थे. क्यों? क्योंकि दिल्ली के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी. सरकार ये चलाए कैसे, तो उसमें सबसे पहला ठेका खुल गया. सबसे पहले दारू का ठेका खुल गया. ध्यान है. तो ध्यान रखना दारू पे टैक्स कौन कलेक्ट करता है? स्टेट. एक पे एक फ्री भी दी थी और थोड़े टाइम तक शायद ऑनलाइन भी आने लग गई थी. उस टाइम पे ऑनलाइन डिलीवरी हो रही थी. भाई कैसे परमिट किया? क्यों? क्योंकि पैसा मिल रहा था सरकार को. टैक्स फ्री, हाईएस्ट टैक्स, हाईएस्ट. टोबैको पे तो बहुत ज्यादा वाला टैक्स लगता है. उल्टा वाला सुन लिया आप लोगों ने. टैक्स पे भी टैक्स लगते हैं इन प्रोडक्ट्स पे. क्यों लगते हैं? आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं. क्यों लगते हैं इन पे इतने ज्यादा टैक्स? टोबैको नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि इनकी डिमांड इनेलास्टिक होती है. एक बार आदत लग गई छुटनी नहीं है. अब उसको आदत लगी हुई है, रोज जाके ले आता है, खरीद लाता है. ऐसा नहीं है क्या? मुझे तो ऐसा एक बार ऐसा लगा था तो मुझे हमें बेसन के लड्डू की जगह तुम बॉटल का कार्टून ना ले आओ क्लास में. चलो बहुत ही अच्छी बात है. वैसे ऐसे चीजों की आदत लगनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए. मजाक की बात अलग है, लेकिन कभी भी शौक में भी कंज्यूम मत करना. करियर खत्म. जिस दिन भी आपने कंज्यूम कर लिया कि भाई फ्रेंड्स भी तो कंज्यूम कर रहे हैं, देखा देखी बिल्कुल मत जाना. कभी एक भी दिन आपने कंज्यूम कर लिया, एक तो इतना टेस्ट इतना खराब होता है. टेस्ट अच्छा होता है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग कंज्यूम क्यों करते हैं, ऐसा इतना जबरदस्ती वाला टेस्ट होता है. अच्छा मजा. कोई थर्ड लेवल पे हम पहुंच जाते हैं ना, पता ही नहीं क्या हो रहा है हमारे जिंदगी में. हाँ ट्राई किए बस, वो भी पहले तुम लोगों की एज में शौक में. बट उसके बाद में समझ में आया यार कोई पागल है क्या, क्यों कोई पीता है. इतना खराब टेस्ट, मतलब कितना मुश्किल हो गया. याद नहीं आ रहा, मैंने याद नहीं आ रहा. नाम बोलो. नहीं उसमें भी नाम बोलो सारे. मैंने नॉर्मली पी थी, याद नहीं, बहुत टाइम हो. मैं कौन से जाके खरीद कर लेकर आई थी. जो मुझे रेट पता होगी उसकी.
तो ठीक है, अब चलो बात खत्म, लेकिन कभी पीना नहीं। तो ये जो सारे ऐसे पदार्थ हैं, स्टेट बोलती है ये तो हमारे अंडर में आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? हम स्टेट, हमें पूरी स्टेट चलानी है। तुम तो सारे टैक्स ले गए, सारे टैक्स लेगा, हमें स्टेट चलाने के लिए हमें कुछ तो दो, तो स्टेट भी चालू, हमें कुछ दो में हमने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स ले लिए जिसपे सबसे ज्यादा टैरिफ लगता हो, जिसपे सबसे ज्यादा टैक्स लगता हो, सॉरी टैरिफ नहीं, सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। अभी इकोनॉमिक्स में टैरिफ का चैप्टर चल रहा है, तो टैरिफ है टैरिफ। तो यहाँ स्टेट के पास में 4 ऐसी चीजें हैं जिसपे टैक्स कौन लेगा? स्टेट। किसपे? मैन्युफैक्चर। किसपे? मैन्युफैक्चर। कौन कौन से हैं? अल्कोहल, अब तो याद ही रहेगा, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लीकर फॉर, लिखना नहीं है बुक में है, लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये क्यों लिखा फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? क्योंकि ये जो अल्कोहलिक लीकर है वो बहुत सारी चीजों में यूज होती है, तो जो डायरेक्टली लोग पीते हैं ना, वही वाला स्टेट ले रही है, वही उसी की मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स है वो स्टेट कलेक्ट। दूसरा है ओपियम। क्या होता है ओपियम? आप लोगों को तो पता ही होगा, अफीम, याद आ गया। मतलब तुमने ये भी ट्राई कर रखा है। एक है इंडियन हेम्प, ये क्या होता है? भांग, देसी, हाँ देसी चीज, इंडियन हेम्प। अब ये भी बता दो, ट्राई कर रखा है तो होली पे। तो ये भी किसके अंडर आती है? स्टेट। स्टेट बड़ी चालू है, सारे नशीले पदार्थ ले लिए। क्यों लिए? क्योंकि ये इनइलास्टिक होती है, क्योंकि इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, कितनी भी कोशिश कर लो छुटती नहीं है। एक बार आदत लग गई ना, कितनी भी कोशिश कर लो छुट ही नहीं सकती। तो इसलिए उनपे जो टैक्सेस होते हैं, कितने भी लगा दो, कितने भी लगा दो, कंज्यूमर खरीदेगा तो खरीदेगा ही। तो कई कई जगह देखोगे इन पे डबल डबल टैक्सेशन भी आएंगे। इनका कास्केडिंग इफेक्ट नहीं हटाया गया, इनके डबल टैक्सेशन नहीं हटाए गए। क्यों? क्योंकि ये तो मजबूरी है लोगों की खरीदने की, खरीदो, तो वहां पर नहीं हटाएगा। और एक है नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, ये भी सारे बाकी के जो भी नशीले पदार्थ बच गए वो सारे ड्रग्स इसमें आ गए। सारी स्टेट्स में थोड़ी ना, सारी स्टेट्स में नहीं है, ये स्टेट टैक्स है, हर में नहीं है, हर में नहीं है। अब जैसे गैम्बलिंग वगैरह भी है, कई कई जगह अलाउड है, कई कई जगह अलाउड है। क्यों? क्योंकि स्टेट है, स्टेट टू स्टेट डिफर कर रहा है, सेंट्रल नहीं है। सेंट्रल लेवी पूरे इंडिया में एक जैसा चलता है, जो स्टेट लेवी होता है वो स्टेट टू स्टेट डिफर कर। खुद ही लगाओ, खुद ही टैक्स लगाओ, टैक्स खूब लगाओ, यहाँ पे टैक्स लगता है, ठीक है। और टैक्स भी ज्यादा लगता है, और कौन लेती है? सरकार लेती है, स्टेट गवर्नमेंट। लाइक गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, गुजरात में आप लोग लीगली परचेज सेल नहीं कर सकते अल्कोहल की, तो गुजरात में कोई दोस्त है तो उसके लिए बॉटल ले जाया करो। बिहार में भी बैन है, तो वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। क्यों? क्योंकि स्टेट एक्ट में है। क्यों? क्योंकि स्टेट लिस्ट में है, तो स्टेट टू स्टेट डिफर कर रहा है। और कोई भी चीज जो सेंट्रल है वो पूरे इंडिया में सेम होगी, ठीक है। तो ओनली ये 4 प्रोडक्ट्स पे जो मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी है, मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी मतलब एक्साइज, कौन कलेक्ट करेगा? अरे भाई कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। सीजी ने इतना भाषण दिया है, किसके लिए दिया? ताकि तुमको याद हो जाए वो चीज, स्टेट गवर्नमेंट। कौन? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे कि नेल पेंट रिमूवर, थिनर और नेल पेंट, उनको खोलते एकदम अजीब सी स्मेल आती है, उसमें भी यही सारे पदार्थ होते हैं, उसमें भी यही सारे कंटेंट होते हैं। तो उस पे बताओ, उस पे मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल। तो ये चारों प्रोडक्ट अगर किसी और चीज के मैन्युफैक्चरिंग में काम आ रही है, जैसे कि आप लोग सिरप, कफ सिरप लेते हैं, कफ सिरप में अल्कोहल वगैरह रहता है, तो कफ सिरप की मैन्युफैक्चरिंग में टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल। ये चारों चीजें अगर किसी भी चीज में आ रही है, जैसे परफ्यूम्स हो गया, नेल पेंट्स हो गए, या फिर ये कफ सिरप्स वगैरह हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसमें इन चीजों को मिलाकर हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे बियर का शैम्पू आता है, बियर के शेप में ही आता है, तो उन पे जो भी टैक्सेस है वो कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लेगा? सेंट्रल।
तो यहाँ पर लिस्ट में स्टेट की लिस्ट में ओनली 4 है, स्टेट की लिस्ट में ओनली 4 है। बाकी सारे प्रोडक्ट्स चाहे इन इंग्रेडिएंट के साथ में बने हो तो वो भी कौन कलेक्ट करेगा, सीजी। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो रिलेवेंट एंट्रीज ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट प्री जीएसटी, ये ध्यान देना कब की है, प्री जीएसटी, जीएसटी के आने से पहले का सिनेरियो। तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी किसके अंडर में है, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल, सीजी। ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग द एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ये मेंशन है एंट्री नंबर 83 में। फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, आप नाम से देखो कस्टम से पहले सेंट्रल नहीं लगा हुआ, एक्साइज ड्यूटी से पहले सेंट्रल भी लगा हुआ है और स्टेट भी लगा हुआ है। अब हम ये दोनों लाइनें पढ़ लेंगे। सबसे पहले स्टेट की पढ़ लेते हैं। स्टेट में ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, इस पे कौन लेवी करेगा, एसजी। क्या लेवी कर रही है, एक्साइज ड्यूटी। क्या लेवी कर रही है, एक्साइज ड्यूटी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी। सो द एंट्री डज नॉट इंक्लूड duties of excise on medicinal and toilet preparations containing alcohol, opium, Indian hemp, narcotics, drugs and narcotics। इस लाइन का मतलब क्या है, ये 4 अगर किसी में एज ए इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स लगेगा वो कौन कलेक्ट करेगा, सीजी। वो इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। फाइन, अब सीजी वाली लिस्ट पढ़ लेते हैं। एंट्री 84, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको। टोबैको को अलग से इसलिए मेंशन है क्योंकि आगे में टोबैको का एक पॉइंट और आएगा, ठीक है। देखना कितना जोश बढ़ गया उसका टोबैको का नाम सुन गया। ठीक है, तो इसी चैप्टर में आएगा। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, मतलब सारे के सारे गुड्स जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया में उस पे जो टैक्स कलेक्ट करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के। कुछ कौन से 4 नाम बता दो, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दूसरा ओपियम, तीसरा इंडियन हेम्प, चौथा नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। तो यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, बट इंक्लूडिंग एनी मेडिसिन, ये वाली ये इंक्लूड, ये यहाँ से एक्सक्लूडेड है, यहाँ इंक्लूडेड है, पेज नंबर 13, यहाँ से एक्सक्लूडेड है और यहाँ पे इंक्लूडेड है। मतलब ये अगर एज ए इंग्रेडिएंट कहीं पे भी यूज हो रहा है तो उस पे जो एक्साइज होगा वो कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल। डन, एनी डाउट टिल हियर, नो, ठीक है। 2 टैक्स पढ़ लिया हमने, कस्टम और एक्साइज। अब तीसरा क्या आएगा, सेल्स। सेल्स टैक्स कौन कलेक्ट करता है, स्टेट भी करती है और सेंट्रल भी करती है। तो नाम से पहले लिखा हुआ है, स्टेट कलेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, वैट। तो कौन सा, स्टेट लेवल। और जो सेंट्रल कलेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो नाम से पहले लगा हुआ है सेंट्रल और स्टेट। फाइन, इज दैट क्लियर। सीएसटी कब अप्लाई होता है, ऑन ऑल इंटर स्टेट सेल्स। ऑन ऑल इंटर स्टेट सेल्स इट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन जाता किसके पास है, कौन सी एसजी, ओरिजिनेटर, ठीक है। और जो स्टेट लेवल वैट है वो कौन सी सेल्स पे कलेक्ट किया जाता है, इंट्रा स्टेट सेल्स पे। इंट्रा स्टेट सेल्स पे वो कलेक्ट किया जाएगा, सारी की सारी, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट खुद ही कलेक्ट कर रही है, खुद के पास रखे। एक प्रोडक्ट है जो एक्सक्लूडेड है सेल्स टैक्स, वो है न्यूज़पेपर। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर बहुत सस्ते में मिलते हैं, बहुत ज्यादा सस्ते में। कई लोग तो होते हैं सारी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर घर पे मंगवा लेते हैं और फिर रद्दी में बेच देते हैं, क्योंकि रद्दी ज्यादा रद्दी में इसका भी नॉलेज है, वेरी गुड। रद्दी में अच्छा पैसा मिल जाता है तो सारे न्यूज़पेपर्स खरीद लेते हैं। न्यूज़पेपर्स पे टैक्स नहीं लगाया गया है क्योंकि न्यूज़पेपर ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए काम आता है, तो इसलिए ये सबसे सस्ता आइटम होता है। न्यूज़पेपर पे कोई टैक्सेस नहीं, ध्यान रखना। न्यूज़पेपर ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे कोई टैक्स नहीं है, चाहे उसकी इंटर स्टेट सप्लाई हो चाहे उसकी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, उसकी सेल पे कोई जीएसटी नहीं है, कोई उस पे सेल्स टैक्स नहीं, उस पे कोई वैट नहीं। उस पे कुछ एडवर्टीजमेंट्स वगैरह हम करवाएंगे तो थोड़े बहुत जीएसटी आएंगे, वो प्रिंटिंग वगैरह पे आएंगे,
बट उसके जो सेल प्राइस आती है, आप जो पेमेंट करते हैं जब न्यूज़पेपर खरीदते हैं, उस न्यूज़पेपर वाले को जो पेमेंट करते हैं उसके बिल में जीएसटी नहीं लिखा, ओनली नॉर्मल प्राइस होगी जिसपे आपको टैक्स नहीं। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिस्ट है सेंट्रल सेल्स टैक्स की। सेंट्रल है मतलब कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्सेस ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर टेकिंग प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। और यहाँ पर स्टेट में क्या आ जाएगा? टैक्सेस ऑन इंट्रा स्टेट सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन। ठीक है, अब कौन सा टैक्स बच गया? सर्विस टैक्स बच। तो सर्विस टैक्स का कहीं मेंशन ही नहीं था, सर्विस टैक्स का कहीं मेंशन नहीं था। लेकिन मैम सर्विस टैक्स तो लगता था, तो कैसे लगता था? आप सोचो कैसे लगता होगा, सर्विस टैक्स कहीं मेंशन नहीं था। सर्विस टैक्स लगाते हैं और अभी भी कई जगह पे सर्विस टैक्स देखने को मिलता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता, नहीं मिलता। सर्विस टैक्स पूरा अबॉलिश हो, नहीं लगता। तो मुझे बिल लेकर आना कौन सा टैक्स लगा हुआ है, व्हाट्सएप कर। हाँ पक्का करना। तो सर्विस टैक्स जो है कहीं पे भी लिखा हुआ ही नहीं था, कोई भी लिस्ट में नहीं लिखा हुआ था ना। एक सेकेंड, ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्कर। फिर क्या जब सर्विस टैक्स लेवी हुआ तभी भी क्या कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया? तो नहीं। यूनियन लिस्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि कोई भी ऐसे टैक्स बच गए जहां सरकार लगाना चाहती है तो वो यूनियन लिस्ट में आ जाए। ऐसा कुछ भी बच गया जो स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं लिखा गया है और सरकार को लगता है कि वहां टैक्स लगना चाहिए तो सेंट्रल लगा सकती है। ये प्रोविजन था, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है ऐसा कोई लूप होल नहीं छोड़ती जहां से वो बच सकती। तो सर्विस टैक्स पहले क्यों नहीं था, बाद में क्यों आया? पहले सर्विस इंडस्ट्री इतनी नहीं थी। एलपीजी के बाद में जब 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद में सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा फ्लो हुआ। तब आए इंश्योरेंस वगैरह, बैंकिंग वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, तब सारे टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज बाद में बहुत ज्यादा प्रिवेल हुई। तब गवर्नमेंट को लगा नहीं भाई सर्विसेज पे भी टैक्स लगना चाहिए। फिर 1994 से सर्विस टैक्स लगना चाहिए। 1994 से पहले कोई सर्विस टैक्स था ही नहीं। तो अब देखना एंट्री में लिखा क्या है। एंट्री में लिखा है सर्विस टैक्स के एंट्री में आपको ये नहीं मेंशन होगा इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट कौन सी, क्या मेंशन है? एनी अदर मैटर नॉट एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2 और लिस्ट 3 इंक्लूडिंग एनी टैक्स नॉट मेंशन्ड इन आइदर ऑफ दोज लिस्ट। ऐसा कोई भी टैक्स हम लगा सकते हैं जो कोई भी लिस्ट में मेंशन नहीं है। इस प्रावधान के अंदर में सर्विस टैक्स लगाया गया। समझ में आया? सर्विस टैक्स स्पेसिफिकली पहले नहीं था, कब लगाया गया? फ्रॉम द 1994, और फिर उसके बाद में पूरा कंप्लीटली इसको एबोलिश भी कर दिया। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, ये कौन सा आर्टिकल पढ़ा हमने? 246, आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल नंबर 246 7 शेड्यूल लिस्ट नंबर 1 2 3 पढ़ी हमने। लिस्ट नंबर 1 2 3 में, लिस्ट 3 में तो कोई मैटर थे नहीं, लिस्ट 1 और 2 में जो टैक्सेशन के मैटर्स थे वो हमने रीड आउट। अब उसको चेंज करने के लिए कौन सा आर्टिकल आया? 246A। आर्टिकल नंबर 246A। आर्टिकल नंबर 246, अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें 246 भी लग रहा है, 246A भी लग रहा है, तो आप बताओ कौन सा प्रोविजन माना जाएगा? 246A। तो 246A इज ओवरराइडिंग ओवर 246। और 246A क्या बोलता है? भाई हम आपको अधिकार देते हैं सेंट्रल और स्टेट मिलकर टैक्स लगा सकते हो, और वो टैक्स का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 246A क्या है? इंट्रोड्यूस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये अभी है क्या? अभी हम जब जीएसटी का जेनेसिस पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे ये है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 ये है क्या, उसमें अब हम पढ़ेंगे। ये बताता क्या है? इट कन्फर्स पावर टू लेवी जीएसटी ऑन बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये आपको पावर दे रहा है कि यूनियन और स्टेट दोनों को अधिकार दे रहा है कि आप दोनों मिलकर जीएसटी लगा। ठीक है, इज इट क्लियर? और ये इसकी जरूरत क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। नीड क्या थी? प्रायर टू जीएसटी टैक्सेशन पावर्स वर स्प्लिट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। पावर्स डिवाइडेड थी, यहाँ तो सेंट्रल, यहाँ स्टेट। सेंट्रल प्लस स्टेट कोई टैक्स नहीं। So to enable simultaneous power to both central and state for GST, a constitutional amendment was. Any doubt still है? Okay. तो अब जेनेसिस पढ़े, जीएसटी आया कैसे, कहां से उसकी शुरुआत हुई, कहां से उसकी किसने शुरुआत की, कैसे उसकी कहानी बनी,
पूरा पढ़ते हैं। क्या जीएसटी लागू करने वाली हमारी पहली कंट्री थी? नहीं थी। पहले कौन सी कंट्रीज में? पहले उससे पहले 160 कंट्रीज में ऑलरेडी जीएसटी चल रहा था। 160 कंट्रीज में ऑलरेडी जीएसटी चल रहा था, तभी तो मोदी पे इतना लोड था, रोज इंटरनेशनल ट्रिप करता था, तभी उन पे लोड था। यार सारी कंट्रीज में जीएसटी लग रहा है, हम पे नहीं कर रहा। हम सोसाइटी से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। आपको पता है, आपकी मम्मियां ताना देती होगी, देख फलाने का बेटा तो जॉब करने लग गया और तू, तेरी तो पढ़ाई पूरी नहीं हुई अभी। ऐसे कई बार डायलॉग, बहुत सारे डायलॉग मिलते हैं, देख उसके बेटे ने तो 90% स्कोर किया, तो 85 ही लेकर आया। तो वहां पे कंपैरिजन होते हैं। वैसे ही मोदी के दिमाग में भी था, यार सारी कंट्रीज जीएसटी लगा रखी है और हमारी एक ही कंट्री में तेरे तरीके की टैक्स है। कोई हमारी कंट्री के साथ में ट्रांजैक्शन करेगा तो कैसे करेगा? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। हमारे लोगों को ही नहीं समझ में आता, दूसरे लोगों को तो कैसे समझ में आएगा? तो वहां पे उनके दिमाग पे बहुत ज्यादा लोग। तो क्या ओनली मोदी लेकर आए? नहीं, इसकी कहानी बहुत पहले से चालू हो गई थी। इसकी कहानी चल रही थी 2000 से, 2000 से सोच रहे थे जीएसटी लेकर आए, जीएसटी लेकर आए, जीएसटी लेकर आए। उस टाइम पे भी अगर ध्यान हो तो उस टाइम पे भी भाजपा की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी, वेरी गुड। तो उन्होंने ये सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट रखा वो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही रखा कि भाई जीएसटी आना, क्या आना चाहिए? जीएसटी आना चाहिए। उन्होंने कमेटी बनाई कि भाई आप लोग सोचो कि जीएसटी का ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए, जीएसटी कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमारे देश में लगेगा, क्या प्रावधान होंगे, क्या प्रोविजंस होंगे, सब कुछ सोचो उसके बारे में। तो यहाँ पर जब भी कोई लॉ आता है ना, पहले मुझे बताओ लॉ बनता कैसे है? नहीं, पहले बिल होता है। आपके दिमाग में कुछ आया, आपके दिमाग में कुछ आया, तो आप मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी मेंबर हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, उसके दिमाग में कुछ आया, यार ऐसा कुछ होना चाहिए कंट्री के अंदर। वो क्या करेगा? उस प्रपोजल को लेके, उस प्रपोजल को क्या बोला जाता है? बिल। बिल। अब वो लोकसभा भी हो सकती है, राज्यसभा भी हो, कोई सी भी सभा हो सकती है। उस जिस भी सभा का मेंबर है वहां पे पुटअप करेगा, वहां पे बताएगा कि भाई मेरे दिमाग में ये चल रहा है। पहली बार में ओनली बताएगा, दूसरी बार में डिस्कशन होंगे, फिर वोटिंग होगी। वोटिंग कम से कम 50% वोटिंग चाहिए। अगर 50% लोगों ने हाँ कर दिया मतलब बिल उसमें क्लियर हो गया, उस हाउस में क्लियर हो गया। फिर उससे दूसरे हाउस में जाएगा, उससे दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में भी यही प्रोविजंस चलेंगे, वहां पे भी वोटिंग होगी, कम से कम 50% लोगों ने हाँ कर दिया तो क्लियर। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट का साइन होगा। फिर जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है तब वो बिल कन्वर्ट होता है एक्ट में। बिल कन्वर्ट होता है एक्ट में। पहले ओरिजिनली क्या होता है? वो बिल होता है, पहले एक्ट नहीं होता। बिल पे जब सब लोग हामी भर देते हैं, कितने लोग? 50%, ठीक है। और फिर लास्ट में प्रेसिडेंट ने हाँ कर दिया तो उसके बाद में वो बिल कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में, और जब वो एक्ट बन गया तब वो बन गया हमारा लॉ। तो वैसे ही हमको क्या जरूरत थी जीएसटी लाने के लिए? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसे बदला जाएगा? दोनों लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग होगी, दोनों से हामी भरी जाएगी, प्रेसिडेंट हाँ करेगा, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा, फिर जीएसटी आएगा, ठीक है। तो 2000 में अटल बिहारी, उस टाइम पे भी कभी भी कोई लॉ आता है ना, हमेशा उसमें पॉलिटिकल एंगल भी रहता है थोड़ा, तो इसमें भी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स आप लोगों की रहेगी, तो हल्का फुल्का पॉलिटिकल नॉलेज भी हम लोग। तो 2000 में कौन सी सरकार थी? भाजपा की सरकार। तो ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर आई थी? बीजेपी की गवर्नमेंट लाई थी। तो सबसे पहले तो बीजेपी वाले बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चाहते थे कि जीएसटी, और ये चाहते थे कि इसका क्रेडिट भी हमें ही मिलना। वो ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस वाले का भी ले आए। बीजेपी तो हमेशा से ही अच्छी थी। तो वहां पे 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें सारे जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उनके साथ में बनाई। क्यों? क्योंकि स्टेट्स भी इन्वॉल्व थी, तो उनके साथ में बनाई। उनको कहा कि भाई ब्लूप्रिंट बना के देखो। तो वहां पे उस टाइम पे वेस्ट बंगाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे असीम दासगुप्ता, उनको चेयरमैन बना दिया। क्यों? क्योंकि वो इसी बैकग्राउंड से, उनको इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाई कर रखी थी, टैक्स का काफी अच्छा नॉलेज था उनको, तो उनको चेयरमैन बना दिया। और स्टेट का पर्सन इसलिए चूज किया ताकि सारी स्टेट जल्दी से हाँ कर। तो उन्होंने कमेटी बना के उनको कहा कि आप सोचो क्या होना चाहिए, कैसे। फिर उसके बाद में 2004 में एक रिपोर्ट दी गई कैलकर कमेटी ने एक रिपोर्ट दी कि भाई हमारा जो जीएसटी आना है वो नेशनलाइज जीएसटी आना है। कैसा आना चाहिए? नेशनलाइज। अब ये जीएसटी नेशनलाइज का मतलब क्या हुआ? जीएसटी दो तरीके के हो सकते हैं, या तो यूनिफाइड
या फिर डुअल। यूनिफाइड मतलब सिंगल जीएसटी, एक ही सरकार के पास में अधिकार हो, या तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास में अधिकार हो पूरा जीएसटी कलेक्ट करना, या फिर डुअल जीएसटी। तो पहले तो ये सोचना था कंट्री में यूनिफाइड जीएसटी आना चाहिए या डुअल जीएसटी आना चाहिए। तो कैलकर कमेटी की 2004 में रिपोर्ट आई कि भाई जो इंडिया में जीएसटी है वो नेशनलाइज जीएसटी आना चाहिए, यूनिफाइड जीएसटी आना चाहिए, फुल्ली इंटीग्रेटेड जीएसटी आना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया कि वहां पे कैलकर कमेटी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि जो जीएसटी हो वो कैसा हो, यूनिफाइड जीएसटी। और वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया सेंट्रल और स्टेट में। सेंट्रल बोलती है कि हमें चाहिए पैसा, स्टेट बोलती है कि तो हमें क्या मिलेगा, फिर हम क्या ओनली काम करने के लिए, हमें भी तो रेवेन्यूज चाहिए। तो स्टेट भी यहाँ नहीं कर रही थी, तो इस चक्कर में ये कॉन्फ्लिक्ट चलता गया। पेज नंबर 2 पे आ जाओ। 1.2 तो सबसे पहले अर्ली इनिशिएटिव क्या है इन 2000, द देन प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लिख लो चाहे, कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। स्पेलिंग पे मत जाना। किसकी थी, बीजेपी की। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट किया है, उन्होंने एक कमिटी बना दी कि आप लोगों को सेटअप करना है कि जीएसटी का मॉडल कैसा हो। 2003-4 में एक रिपोर्ट दी गई फॉर्म बाय टास्क फोर्स, जिसका नाम था कैलकर कमेटी, कैलकर टास्क फोर्स। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें कहा कि फुल्ली इंटीग्रेटेड जीएसटी आना चाहिए और नेशनल। मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जीएसटी 2 तरीके के होते हैं, कैन बी यूनिफाइड और इट कैन बी डुअल। आप बना लो पास में ताकि आपको ये ध्यान रहे। 1.2 1.20 निकाला है क्या? 1.20 अलग होता है, 1.2 अलग होता है। यूनिफाइड मतलब सिंगल में कौन करेक्ट कर सकता है, या तो सीजी या फिर स्टेट, आइदर स्टेट और सेंट्रल। और डुअल में सीजी प्लस एसजी दोनों में। तो यहां पर क्या लिखा है, उन्होंने क्या बोला था, फुल्ली इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन अ नेशनल बेसिस। इंटीग्रेटेड मतलब यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड मतलब उन्होंने कौन सा बोला, यूनिफाइड जीएसटी होना चाहिए ऑन अ नेशनल बेसिस। मतलब कौन सी सरकार कलेक्ट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। स्टेट हामी ही नहीं भरे इस चीज के लिए। स्टेट बोले कि भाई हम तो नहीं यहाँ करेंगे, हम कैसे जीएसटी मतलब पूरा टैक्स कलेक्शन का अधिकार आपको दे दे। हम लोगों को सेल्स टैक्स भी मिलते हैं, हमको अल्कोहल पे एक्साइज ड्यूटी भी मिलती है, हम आपको कैसे दे दें, हम रेवेन्यू हमारे पॉकेट में से तो हम 10 रुपए किसी को ऐसा ना दे। तो स्टेट से तो पूरा अधिकार ले रहे हैं, तो वो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना। ठीक है, वहां पे मैटर थोड़ा दबता गया। पहली जो डेडलाइन आई वो इंपॉर्टेंट है, कब आई? पहली डेडलाइन आई 2006-7 में। पी चिदम्बरम ने, कौन है पी चिदम्बरम, नाम तो सुना ही होगा, फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने अपने बजट स्पीच में कहा, बजट जब भी आता है, कब आता है बजट कब आता है, फर्स्ट फेब को। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि अब हम लोग जीएसटी को लागू करने वाले हैं, कब से, 1 अप्रैल 2010। दिस वाज द फर्स्ट डेडलाइन। उसके बाद में डेडलाइन आती गई, हर साल बजट स्पीच आती, हर साल अगले साल बोल देते, अगले साल, थोड़े दिन बाद तो बोलना ही बंद कर। तो पहली डेडलाइन, हाँ वो फिर घोटाले में, अगर आपको ध्यान है तो बाद में घोटालों पे घोटाले आए थे कांग्रेस सरकार के। ये इस टाइम पे कांग्रेस सरकार चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कब खत्म हो गई, 2004 में। 2004 में खत्म हो गई, बीजेपी खत्म, बीजेपी के बाद में कांग्रेस आ गई। और कांग्रेस के बस की बात ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार तो कैसे बनती थी, जुगाड़ू वाली सरकार होती थी। सीटें यहां से नहीं आई, वहां से जुगाड़ करके बन गई एक सरकार। और कोई भी मैटर पास करवाना है तो क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, सबकी हामी चाहिए। तो मेजोरिटी लाने के लिए खुद की सरकार होनी बहुत जरूरी। तो कांग्रेस के बस की तो बात ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो हामी नहीं भरवा सकते थे, 50% वोट ले नहीं सकते। पक्ष में तो सभी थे, लेकिन उनके बस की बात नहीं। और उस टाइम पे बीजेपी उनको हामी करने नहीं देती। क्यों? क्योंकि उनको क्रेडिट लेना था बीजेपी वालों को, तो बीजेपी वालों ने क्रेडिट नहीं देना था। तो
तो 2006-7 में ये क्यों अनाउंस किया? क्योंकि 2009 में इलेक्शंस होने थे, 9 में इलेक्शंस होने थे। 2004 से लेकर 2009 तक, ये 5 साल तक एक सरकार रहती है, 2009 में वापस इलेक्शन होने थे, तो इलेक्शन में वोट चाहिए, तो इसलिए कह दिया कि 9 में अगर आपने हमारी सरकार ले आया ना तो 2010 से जीएसटी आ जाएगा, इसलिए वो डेडलाइन दी गई 2010 से जीएसटी आएगा, लेकिन नहीं आया, नहीं आया। फिर 2014 में किसकी सरकार आ गई? मोदी सरकार, और बहुत ज्यादा मेजोरिटी के साथ में, तो 2014 में ये काफी इजी हो गया उसको लेके आने। फिर 2014 में क्या हुआ, एनडीए की गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक बिल बनाया, एक्ट बनाया कि बिल बनाया? बिल। क्यों? क्योंकि वो एक्ट तो जब सबकी रजामंदी हो जाएगी तब वो बनेगा एक्ट, तो बिल किसके लिए बनाया? जीएसटी लाने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे फिर ही तो जीएसटी आएगा, तो उन्होंने बिल बनाया। एनडीए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2014। 2014 क्यों? तो 2014 में सरकार आई, उसी साल उन्होंने ये काम कर दिया कि भाई हम लोगों को तो जीएसटी लेकर आना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल निकाल दिया। 2014 में निकली है, इसलिए 2014 लगा दिया। 122 क्या है? अमेंडमेंट का नंबर, वो अभी हम बात करेंगे, अभी आएंगे, अभी 122 पे आते हैं। हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1950 में बना। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कभी बदला ही नहीं? बदलता रहता है। तो ये 122 टाइम्स प्रपोजल था कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलने की जरूरत है, ये प्रपोजल था, इसलिए इट इज बिल। तो ये 122 टाइम था, इसलिए 122nd अमेंडमेंट बिल था। किसने प्रपोज किया था? एनडीए, बीजेपी की सरकार ने। ऑन जीएसटी कौन सी सभा में? लोकसभा में। कब प्रपोज किया? 19 दिसंबर। 6 महीने में रजामंदी मिल गई, 6 महीने क्या 5 महीने में। 2014 में प्रपोजल आया, 2015 में लोकसभा में पास कर दिया, बिल पास कर दिया, मतलब 50% से ज्यादा वोटिंग इसको मिल गई। अब लोकसभा में पास हो गया, फिर कहां जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा में भी पास हुआ, राज्यसभा में पास कराने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, अगस्त 2016 तक राज्यसभा में भी पास हो। अब कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए। अब उसमें ज्यादा टाइम लगना नहीं है, क्योंकि अगस्त सितंबर में उन्होंने प्रेसिडेंट से सिग्नेचर ले लिया। प्रेसिडेंट से जब सिग्नेचर ले लिया तो वो बिल किस में कन्वर्ट हो गया? एक्ट में। कौन सा एक्ट? ये जो बिल था, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की जगह हो गया ये एक्ट। 2014 की जगह हो जाएगा 2016। क्या सारे के सारे प्रपोजल्स एक्सेप्ट होते हैं? जरूरी नहीं है। तो कितने प्रपोजल एक्सेप्ट हुए हैं? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने वाला था वो 101 वाला प्रपोजल, 101 वाला प्रपोजल था। तो ध्यान देना, प्रपोजल 122 वाला नंबर दिया था, एक्सेप्टेंस के बाद में ये जो अमेंडमेंट एक्ट हो गया वो 101 एक्ट हुआ है। तो नाम में कंफ्यूज मत होना। जब बिल प्रेजेंट किया गया वो 122वां बिल था, लेकिन जब वो एक्ट में कन्वर्ट हुआ वो 101 नंबर का। ठीक है, तो इस पे कई बार एमसीक्यू बन जाता है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल 2014। फिर जब एक्सेप्टेंस हुई, क्लियरेंस हुई, प्रेसिडेंट ने साइन किया, साइन करने के बाद में इट बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। ईयर चेंज हो गया, 2014 में प्रेजेंट किया था तो वो बिल था 2014 का, एक्ट बना 2016 में। फिर पेविंग द वे फॉर जीएसटी, मतलब जीएसटी के दरवाजे खोल दिए गए। अभी तो ओनली जीएसटी के दरवाजे खुले हैं, जीएसटी आ गया क्या? नहीं, अभी तो जीएसटी का दरवाजा खोला है। अब जीएसटी के लिए प्रोविजंस बनाने हैं। तो जीएसटी के लिए जब एक्ट लाना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? पहले बिल बनाने पड़ेंगे, सारे बिल बनाने पड़ेंगे। बिल कौन कौन से बनेंगे? 35 एक्ट थे, 35 एक्ट थे, लेकिन 35 में से 31 तो क्या थे? स्टेट्स के थे। तो बाकी बचे 4, तो 4 बिल बनाने पड़ेंगे। 4 बिल कौन कौन से होंगे? सीजीएसटी बिल, आईजीएसटी बिल, यूटीजीएसटी बिल और कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स बिल। ये 4 बिल है। तो कौन से ईयर में है ये देख लो। 2017 में ये बिल प्रेजेंट किए गए लोकसभा में। सीजीएसटी बिल 2017, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और गुड्स एंड सर्विसेज कॉम्पनसेशन बिल 2017। आप लोगों ने खुद नहीं बता दिया, मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसका क्या होगा? लोकसभा में लाए, फिर लोकसभा से क्या होगा? मंजूरी मिलेगी, फिर लोकसभा के बाद में राज्यसभा। तो लोकसभा में मंजूरी मिल गई सारे बिल की 29 मार्च को। अब ज्यादा टाइम ही नहीं लगना था। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार थी।
कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बदलाव हो चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम। 12 अप्रैल तक प्रेसिडेंट से रजामंदी मिल चुकी थी, और जब भी रजामंदी मिल गई वो एक्ट। फिर उसके बाद में धीरे धीरे सारे स्टेट्स को बोला भाई स्टेट्स आप लोग भी अपना बना कर दो, तभी हम सारा यूनिफाइड ये जो हम लोग जीएसटी लेकर आएंगे सब मिलकर ही तो लेकर आएंगे। सेंट्रल की तरफ से काम हो गया, स्टेट्स आप लोग अपना काम करना चालू कर दो। तो सारी स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि भाई आप लोग अपना अपना काम करना चालू करो। और फिर रात को 12 बजे अनाउंस हुआ था, 12 बजे अनाउंस किया गया था। किसने अनाउंस किया था? जीएसटी का भी रात को 12 बजे अनाउंसमेंट हुई थी। जीएसटी की 1 अप्रैल से लागू होगा। पता सबको था, पता सबको था। जो वो दबाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बजर, बजर दबा के जिसको बोला जाता है कि भाई अब लागू हो चुका है। तो पूरा इवेंट किया गया था जिसमें बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं, अदरवाइज पार्लियामेंट में सब उठ के भाग जाते हैं। लेकिन उस 12 बजे, रात के 12 बजे भी सब लोग थे वहां पे। बहुत बड़ा इवेंट था वो, इंडियन पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। रात के 12 बजे बजर दबा के बोला गया भाई ये जीएसटी लॉन्च हो। कौन सी रात को? 31 जुलाई की रात को 12 बजे सब मिले, सॉरी 30 जून की रात को 12 बजे सब मिले, बोले 1 जुलाई से जीएसटी को लॉन्च। 1 जुलाई क्यों चूज किया? क्योंकि वो सीए डे भी है, तो सीए से रिलेटेड सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, तो 1 जुलाई को। हाँ, उसमें स्पीच दी जाती है, स्पीच के थ्रू बताया जाता है कि भैया अनाउंस। और वो स्पीच किसने दी? नहीं, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने वो स्पीच दी और उसमें अनाउंस किया था भाई जीएसटी अनाउंस। अब ये बताओ, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लागू हुआ था तब आर्टिकल 370। जब हम लोग सीए कर रहे थे ना, हर प्रोविजन में आगे लिखा होता था एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। अब आप लोगों को वो करना ही नहीं पड़ता क्योंकि अब पूरा एक हो चुका है, 370 हट गया। तो उस टाइम तक 370 नहीं हटा था, क्योंकि 370 2019 में हटा, जीएसटी आया 2017 में। और जो एसजीएसटी है उसके लिए रजामंदी किसकी चाहिए? स्टेट्स की। ठीक है, तो वहां पे जम्मू एंड कश्मीर ने अभी तक नहीं हटाया था, जम्मू एंड कश्मीर ने रजामंदी नहीं दी। 8 जुलाई को 7 दिन बाद में उसको समझ में आ गया दे देनी चाहिए। कैसे समझ में आया, क्यों समझ में आया? चलो मैं बताती हूँ। देखो, उसको समझ में आ गया अगर मैंने रजामंदी नहीं दी तो मेरी स्टेट को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्यों? बहुत ज्यादा रिवेन्यूज का नुकसान होगा, सरकार को भी होगा, साथ में प्रोड्यूसर्स को भी होगा। कैसे? कोई सोच सकता है? कोई सोच सकता है कि कैसे नुकसान हो? अगर, हाँ बताओ। पुराना टैक्स मतलब कौन सा? सीएसटी। पुराना टैक्स मतलब सीएसटी। सीएसटी लगा दिया तो हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो हमारी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल लेते हैं, वेरी गुड। ये दिल्ली की सरकार, ये दिल्ली का कोई प्रोड्यूसर है, दिल्ली का प्रोड्यूसर है, और ये है कहाँ का? पंजाब का, और एक है जम्मू एंड कश्मीर। इसको कोई रॉ मटेरियल चाहिए, इसको कोई रॉ मटेरियल चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर वाले बना सकते हैं 5,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, प्लस इस पे सीएसटी लगता है एट द रेट ऑफ 500 रुपए का। तो वो रॉ मटेरियल कितना है? 5,500 का यहाँ पे कर सकते हैं। पंजाब वाले ने कहा कि भाई ये प्रोडक्ट हमें तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ये हम लोग बनाते 5,200 में, 5,200 में सीएसटी हम लोगों के लगेगा 500 का, सीएसटी नहीं जीएसटी। पंजाब वाले पे क्या लगेगा? जीएसटी। ये प्रोडक्ट बन गया 5,700। आपको क्या लगता है ये दिल्ली वाला जम्मू एंड कश्मीर से मंगाएगा कि पंजाब से मंगाएगा? क्यों भाई, यहाँ तो 5,500 का पड़ रहा है, वो 5,700 का पड़ रहा है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अगर ओनली मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट की बात करें तो भी पंजाब में नुकसान है, 5,200 का, और जम्मू एंड कश्मीर में वही चीज हमें 5,000 की मिले। लेकिन फिर भी हम जम्मू एंड कश्मीर से नहीं खरीदेंगे, हम कहां से खरीदेंगे? पंजाब से। क्यों खरीदेंगे? क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से अगर हम खरीदते हैं हमें सीएसटी पे करना, और सीएसटी का हमें क्रेडिट नहीं मिल सकता। क्रेडिट नहीं मिल सकता तो उस सिचुएशन में मेरी अगर कॉस्ट यहां से मंगाऊं तो कितनी हो जाएगी? 5,500। वही प्रोडक्ट
पंजाब वाले बेसिकली बना तो ज्यादा में रहे हैं, 5,200 में बना रहे हैं, लेकिन वो जीएसटी लगाते हैं, जीएसटी लगाते हैं, और जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, और जिस भी चीज का क्रेडिट मिल जाता है दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉस्ट, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। तो पंजाब से चाहे हमको पे करना पड़ रहा है 5,700, लेकिन कॉस्ट मेरी कितनी पड़ रही है 5,200। तो फिर सबने क्या कहा, भाई हम जम्मू एंड कश्मीर से माल नहीं मंगवाएंगे, नहीं मंगवाएंगे तो सरकार को भी नुकसान, वहां के प्रोड्यूसर्स को भी नुकसान। ठीक है, रेट दोनों जगह सेम है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से सारा खेल। तो जम्मू एंड कश्मीर वालों ने कहा नहीं भाई हम भी जीएसटी लगाए, और कब से लगा, 8 जुलाई से। ध्यान रखना, पूरे इंडिया में लगा 1 जुलाई से, और जम्मू एंड कश्मीर में लगा 8 जुलाई। और उस टाइम पे एक नारा आया क्या, एंड वन मार्केट, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। मार्केट क्यों बोला, नहीं पहले ना अलग अलग स्टेट अलग अलग टैक्स लगाती थी, अब जैसे अल्कोहल वगैरह के बारे में भी देख लो, वो स्टेट टू स्टेट डिफर कर रहा है, तो स्टेट मार्केट हो गया। अब पूरा इंडिया एक हो गया, अब पूरा इंडिया एक हो गया, हर जगह जीएसटी की रेट एक हो गई, चाहे आप पंजाब से खरीद लो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर से खरीद लो, चाहे चंडीगढ़ से खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा हमारे एक नेशनल मार्केट बन गया। क्यों, क्योंकि रेट हमने सेम कर दी। ठीक है, तो यहां पे एक नारा आया, वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। क्या नारा था, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। क्लियर है। उसके बाद में यहाँ कुछ एक थोड़ी बहुत डिटेल्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पस के लिए। हाँ वो राजी हो गया, हमें कोई भी एक्ट लाना होता तो जम्मू एंड कश्मीर वालों से इंडिविजुअली पूछना पड़ता था, भैया आपको लाना है कि नहीं लाना, अगर उन्होंने हामी भर दी तो ठीक है, और नहीं हामी भरी तो वहां नहीं होता, फिर वो एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट वैट और जीएसटी, जैसे कि टुडे 160 प्लस कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड इट इन सम फॉर्म। 160 कंट्रीज में जीएसटी एप्लीकेशन, दो तरीके के हो सकते हैं, यूनिफाइड और डुअल। ज्यादातर जो कंट्रीज है वो कौन सा जीएसटी मॉडल यूज करती है, यूनिफाइड जीएसटी, कॉमन इन मोस्ट कंट्रीज। ओनली 3 कंट्रीज हैं जो डुअल जीएसटी को यूज करते हैं, एक तो इंडिया, ब्राजील और कनाडा। ओनली ये 3 कंट्रीज है जहां डुअल जीएसटी है। डुअल जीएसटी मतलब दोनों सरकार मिलकर टैक्स लगा रही है, फेडरल एंड स्टेट लेवी। फेडरल का मतलब होता है सेंट्रल, एंड स्टेट लेवी अडॉप्टेड इन फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम होता है डुअल सिस्टम, जहां पे मोर देन वन गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। इंडिया अडॉप्टेड डुअल जीएसटी मॉडल ड्यू टू इट्स फेडरल नेचर। इससे नहीं बढ़ेगा, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे वो यूनिफाइड हो चाहे वो डुअल हो, क्योंकि डुअल में यहाँ पर रेट को डबल नहीं किया गया। अगर आपने ध्यान दिया हो आईजीएसटी और सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो आईजीएसटी अगर 18% है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% है, उन्होंने उसको आधा आधा कर दिया। जो रिवेन्यूज जनरेट हो रहे थे उसको आधा आधा कर दिया, टैक्स को डबल नहीं। अगर टैक्स डबल कर देता तो इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन। यूनिफाइड है ही नहीं, यूनिफाइड में सीजी और एसजी का अलग अलग अकाउंट ही नहीं बनता, सेट ऑफ इजीली हो जाता, तो हमारे पर्सपेक्टिव से तो हमें तो बहुत आराम हो जाता। लेकिन वो किसका रेवेन्यू होता है, या तो वो मम्मी की कमाई होती है, वो या फिर वो पापा की कमाई होती है। मम्मी बोलती नहीं सारी कमाई मुझे चाहिए, पापा बोलते नहीं सारी कमाई मुझे चाहिए, ये लड़ाई थी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं भाई आधी आधी कर लेते, वो सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था सीजीएसटी पापा का अकाउंट, एसजीएसटी मम्मी का अकाउंट, आईजीएसटी ज्वाइंट अकाउंट, तो वही वाला पर्सपेक्टिव था। या तो मम्मी की कमाई होगी या पापा की कमाई होगी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सारा जाना था या स्टेट गवर्नमेंट को जाना था। तो सेंट्रल भी सारा नहीं छोड़ने को तैयार, स्टेट भी सारा रेवेन्यूज नहीं छोड़ने को तैयार। क्यों, क्योंकि छोड़ दिया तो सामने वाले के आगे हाथ फैलाने का काम हो गया। अगर सेंट्रल ने छोड़ दिया कि भाई ठीक है आप ले लो सारा टैक्स, तो हर खर्चे के लिए हाथ फैलाओ, भाई हमको हमारी सरकार चलानी है, मुझे पैसा दो। तो इसलिए कोई भी अपना रिवेन्यू का हक नहीं छोड़, इसलिए हमारे लिए तो बहुत आसानी हो जाती, ना सॉर्ट ऑफ करना पड़ता ना कुछ और करना पड़ता, जैसे कि सर्विस टैक्स वगैरह में हमें देखना ही नहीं पड़ता था उस टाइम में, तो हम लोगों के लिए तो आसानी हो जाती, लेकिन कोई भी सरकार उसको छोड़ने को तैयार नहीं। हाँ हाँ जी,
एक एक सारा, या तो सेंट्रल ले लो या स्टेट ले लो। और ये जनरली ऐसी कंट्रीज में होता है जहां सेंट्रल और स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, वहां पे एक ही गवर्नमेंट चलती, गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट। ठीक है, एनी डाउट्स? पढ़ाती इतना अच्छा हूं तो डाउट आते ही नहीं है ना? तुम पढ़ते इतना डेडिकेशन से तो तुमको डाउट ही नहीं आता। चलो भाई, ये कुछ होमवर्क दिया था, आई होप आप करके आए हो। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी पढ़ने को बोला था, याद है क्या तुम लोगों को? पढ़ा है? तो उसमें आपने पढ़ा है इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। चलो इससे पहले हम इसका ये फ्लो चार्ट भी पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। जो हमने पढ़ा उसको एक बार समराइज्ड वे में। इन द ईयर 2000 द देन प्राइम मिनिस्टर, हु इज द देन प्राइम मिनिस्टर, Atal Bihari Vajpayee, introduced the concept of GST and set up a committee to design a GST model for the country। 2000 में, 2006 में, इस बीच में बस वो जीएसटी का मॉडल बन रहा था, ब्लूप्रिंट बन रहा था। 2004 में एक रिपोर्ट आई थी जो इंपॉर्टेंट है, कैलकर टास्क कमेटी, कहा था कि यूनिफाइड जीएसटी आना चाहिए एंड नेशनल लेवल वाला आना। 2006 में अनाउंसमेंट की थी, किसने की थी? फाइनेंस मिनिस्टर ने। क्या बोला था कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी को लागू कर दिया जाए। 2014 में क्या हो गई? सरकार बदल गई। कौन सी सरकार आ गई? मोदी सरकार। और मोदी सरकार ने आते ही क्या किया? बिल ले आए। बिल कौन सा बिल था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा? 122 अमेंडमेंट बिल या एक्ट? बिल 2014। तो कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। फिर रजामंदी मिल गई लोकसभा राज्यसभा से। फिर वो 2016 में सबकी मिल गई, तीनों की, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट तीनों की मिल गई, तो वो एक्ट बन गया। और एक्ट कौन सा बन गया? 101 अमेंडमेंट एक्ट वाज इनएक्ट। 2016 में जीएसटी काउंसिल सेटअप हुई। ये जीएसटी काउंसिल क्या है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया ना, इसमें कुछ आर्टिकल्स में बदलाव हुआ। जो मेजर 3 आर्टिकल्स यहाँ मेजर 3 आर्टिकल्स यहाँ इंट्रोड्यूस किए गए। 246A, 246A, 269A और एक था 279A। मेजर ये 3 आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए, ये इसी चैप्टर में आएंगे आगे। 246A तो क्या बोलता है? आप लोगों को बताया था अभी, तो हाँ, कि सेंट्रल और स्टेट मिलकर जीएसटी को लॉन्च कर सकते हैं। इसमें सेंट्रल और स्टेट मिलकर करेंगे। 269A वॉज रिलेटेड टू आईजीएसटी, की जो भी इंटर स्टेट सप्लाईज होगी उस पर आईजीएसटी लगेगा। और आईजीएसटी लग के वो होगा, कलेक्ट कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन होगा उसका अधिकार अपोर्शन किया जाएगा बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल। किस तरीके से किया जाएगा वो सब 269A में लिखा गया। फिर आया 279A। 279A बोलती है कि भाई ये सारी चीजें करने के लिए कोई ना कोई काउंसिल होनी चाहिए जो इन सारे मैटर्स को देखे, और उस काउंसिल को बोला जाता है जीएसटी काउंसिल। वो जीएसटी काउंसिल स्टैब्लिश हुई है एज पर आर्टिकल नंबर 279A। तो ये तीनों आर्टिकल्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। 246 तो है, 246 वाला पुराना वाला भी और नया वाला भी। पुराना वाला सिंपल 246 है और नया वाला 246A है। ठीक है, नए वाले में सब में A है, अमेंडमेंट। फिर उसके बाद में 2016 में जीएसटी काउंसिल आ गई। फिर 2014-17 में 4 बिल पास किए गए, 4 बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। 17 तक सारे चारों बिल पास हो गए। फिर उसके बाद में सारे रूल्स को रिकमेंड किया गया। 30 जून तक ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स ने अपने जीएसटी एक्ट्स भी बना दिए, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। फिर उसके बाद में 1 जुलाई को जीएसटी लॉन्च हो गया। 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर में भी लॉन्च हो गया और जर्नी अभी भी चल। दिस इज द शॉर्ट समरी। तो यहाँ पर जीएसटी को क्या बोला गया? इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब क्या? ये वैट है। तो वैल्यू एडेड टैक्स तो हम वैट को ही तो बोलता है। तो क्या ये सेल्स पे यहाँ पे वैट लगेगा? नहीं। तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? एक तरीके से जीएसटी का छोटा भाई है। जीएसटी का छोटा भाई है ये। जब ये इस दौरान ही वैट को भी इंट्रोड्यूस किया गया। 2005 में वैट आया, वो भी इसीलिए लाया गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के सिस्टम्स को समझ, इनपुट टैक्स क्रेडिट के सिस्टम को समझने के लिए। वैट क्या होता है? जो आपका वैल्यू एडिशन होगा ओनली उसी पे टैक्स लगना चाहिए, उसको हम बोलते हैं वैट। और वो कब पॉसिबल था? जब हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाए तो वहां पे हमें ओनली वैल्यू एडिशन पे टैक्स पे करना। तो ये इसी दौरान आया कि पूरा जीएसटी लॉन्च करने से पहले हम थोड़ा बहुत समझ ले उस चीज को, तब वैट आया 2005
तो वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है कि आपको इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिल जाएगी, और उसका इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिल जाएगी, उसका मतलब है जो आपने ओनली वैल्यू एडिशन किया उसी पे टैक्स। ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी गया है। तो एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स को बेचा एट ₹1,00,000, वो खुद ने उसने बनाए हैं, तो उसने कुछ भी इनपुट नहीं लिया, उसने कुछ भी इनपुट नहीं लिया, इसलिए कॉस्ट में डैश कर रखा है, और उसने बेचा 1,00,000। सेल प्राइस 1,00,000 की हो गई, जीएसटी लगा 18% का, तो ये आउटपुट जीएसटी हो गया 18,000। टोटल उसको जो पैसा मिला वो 1,18,000 का। इसने कुछ खरीदा नहीं था, इसलिए इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिली यहाँ पर। तो इसने जो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा पूरा 18 का 18,000। इस मैन्युफैक्चरर ने इस डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स बेचे। इस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट क्या होगी? इसने पे तो 1,18,000 किया, इसके लिए कॉस्ट कितनी होगी? 1,18,000 में से 18,000 तो क्या है? जीएसटी है, जिसकी इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। तो इसके लिए जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 1,00,000। 1,00,000 में उसने कुछ वैल्यू एडिशन किए 11,200 का, तो उसने जो सेल प्राइस रखा 1,11,200 का रखा, इसमें उसने जीएसटी पे किया 18% से 20,016 रुपए, तो टोटल हो गया 1,31,216 रुपए। इसमें उसको क्रेडिट मिल गई थी 18,000 की, तो उसने नेट कितना अमाउंट पे किया? 2,016। यहाँ तक डाउट? फिर उसके बाद में इसने रिटेलर को सामान बेचा, रिटेलर को कितने में बेचा? 1,31,216 में, लेकिन इसको भी क्रेडिट मिल जाएगी। क्रेडिट मिल जाएगी कितने की? इसने जितना टैक्स पे किया था 20,016 का टैक्स पे किया था, तो इसके लिए इनपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,11,200। फिर इस पे इसने वैल्यू एडिशन किया 1,35,840 का, इसका गुड्स बन गया। इस पे उसने जीएसटी पे किया 24,000 का, जो उसका फाइनल हो गया 1,60,000 में। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसलिए मैं इतना फास्ट चल रही हूँ। आपको ये होमवर्क दिया हुआ था मैंने, आई होप आप करके आए थे। तो 20,016 का इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, 4,435 का हो गया, कंज्यूमर ने इसको 1,60,000। अब मुझे यहाँ बताओ इस मैन्युफैक्चरर के लिए वैल्यू एडिशन कितना था? मैन्युफैक्चरर के लिए वैल्यू एडिशन कितना था? 1,00,000। 1,00,000 का 18% कितना होता है? 18,000। क्या उसने 18,000 का टैक्स जमा कराया था गवर्नमेंट को? यस। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वैल्यू एडिशन कितना था? 11,200। कैलकुलेटर निकालो, 11,200 का 18% कितना होता है? 2016। तो 2016 का ही उसने टैक्स जमा कराया, मतलब उसने जितना वैल्यू एडिशन किया उसने उतना ही पेमेंट किया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट में। रिटेलर ने कितना वैल्यू एडिशन किया? 24,640 का, हम देख सकते हैं 24,640। 24,640 का 18% निकालो, 4,435। तो उसने जो वैल्यू एडिशन किया ओनली उसी पे उसको टैक्स पे करना पड़ा, और फाइनली सारा का सारा बर्डन किसने बियर किया? कंज्यूमर में। 24,431। तो इनडायरेक्ट टैक्स यही बोलता है कि जो कंज्यूमर होगा उस पर सारा बर्डन आना चाहिए। तो सारा बर्डन किसने बियर किया? किसने? कंज्यूमर। ठीक है, तो यही वैल्यू एडेड टैक्स का कॉन्सेप्ट है। वैल्यू एडेड बोलता है जितना आपने वैल्यू एडिशन किया है ओनली उतना आपको टैक्स देना है, टैक्स पे टैक्स नहीं देना। वो कब पॉसिबल होता है? जब हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। फिर उसके बाद में जीएसटी बोलता है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे कोई लूप होल्स नहीं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपको हर तरीके की, चाहे इंटर स्टेट सेल्स हो चाहे इंटर स्टेट, आपको हर तरीके की टैक्स पे क्रेडिट आपको मिल जाए। तो इसलिए बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस। फाइनल बर्डन बॉर्न बाय कंज्यूमर। फाइनल बर्डन किस पे पड़ा? कंज्यूमर। अभी भी हमने इलस्ट्रेशन देखा, उसमें फाइनल बर्डन किस पे पड़ा? कंज्यूमर। नो कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स नहीं लग रहा, टैक्स ऑन टैक्स हमें पे नहीं करना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता तो सिचुएशन में टैक्स पे टैक्स देना पड़ता। तो ये हमारा जीएसटी का कॉन्सेप्ट। एनी डाउट्स? चले आगे। नहीं, हाँ वैसे तो एक ही होता है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है एक ही डिस्ट्रीब्यूटर हो बीच। ठीक है, एक तो होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, एक होता है मैन्युफैक्चरर ने बनाया। डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर एक ही होता है। चलो आगे और चलते हैं हम लोग।
जीएसटी की बात करते हैं। ये जीएसटी आ गया। जीएसटी बोला गया कि सब तरीके के गुड्स पे अप्लाई हो, एक को छोड़, सोचो, एक अल्कोहल, एक को छोड़ के सब पे अप्लाई होगा, अल्कोहल पे नहीं अप्लाई होगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोला गया? नहीं नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि उस टाइम पे है ना, सरकार का मोटिव क्या था, जीएसटी लेकर आना, कैसे भी लेकर आओ। एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, कोई चीज नहीं मानता, उसको खाना खिलाना है, वो नहीं मान रहा, कैसे भी नहीं मान रहा, बीमार है, वो एकदम बीमार है, उसको खाना खिलाने की सख्त जरूरत है, तो उसको क्या बोलता है, बेटा तेरे को टॉफी देंगे, बेटा तेरे लिए टॉयज लेके आएंगे, तो बोल तेरे को क्या चाहिए। बेटा बोलेगा कि मम्मा मेरे को एरोप्लेन में बैठना, हाँ बेटा तेरे को एरोप्लेन, खाना तो खा। तो उस टाइम पे सारे स्टेट्स एक छोटे बच्चे की तरह थे, और मोदी जी उनके पापा, मोदी जी उनके पापा, तुम बोलो, तुम्हारी जो मांग है वो बोलो, हम तुम्हारी सारी मांगों को पूरा करेंगे, बस जीएसटी लेकर आएंगे। तो स्टेट्स ने कहा कि हमारा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, अल्कोहल, हमारा तो सारा का सारा कमाई हमारी अल्कोहल पे, हम अल्कोहल को जीएसटी में कभी नहीं लाने देंगे, अगर आप अल्कोहल पे जीएसटी लगाओगे हम जीएसटी के लिए हानि भी नहीं भरेंगे। तो मोदी ने कहा ठीक है, रखो अपने पास, अल्कोहल तुम्हारा, हम उस पर टैक्स नहीं लगा। तो ओनली एक प्रोडक्ट है जो परमानेंटली जीएसटी के बाहर है, कौन सा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये चीज जीएसटी के बाहर है। अभी सुनो तो सही, कहानी नहीं खत्म, अभी हम बात करेंगे उसमें जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी नहीं लगता मतलब पुराने टैक्स थोड़ी ना खत्म हो गए, पुराने टैक्स लगते हैं, उस पर वैट लगता है, उस पर सीएसटी लगता है, पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। एक्साइज कौन कलेक्ट करेगा अल्कोहल पे, स्टेट। इतनी कहानी सुनने के बाद में, इतना डिस्कशन करने के बाद में फिर गलत बोल दिया, उस पर कौन कलेक्ट करेगा, एसजी, ठीक है। तो क्या ओपीएम वगैरह पे भी जीएसटी लगता है या नहीं लगता, उस पे लगता है। ओनली एक प्रोडक्ट को एक्सक्लूड किया गया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसपे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलो, आगे दूसरी कहानी है उसकी एक्साइज की, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज में भी ऐसे एक्सेप्शंस डाल दिए, बोले एक्साइज को रिप्लेस करके जीएसटी आएगा, लेकिन इस सेंट्रल ने कहा यार तुमने एक चीज अपने पास रख ली, तो एक चीज हम भी हमारे पास रख लेते हैं, हमको भी तो डर लग रहा है, मन में वो हो रहा है, बेचैनी हो रही है, क्या पता जीएसटी से पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो हम भी हमारा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू रख लेते हैं अपने पास में, एक्साइज। एक्साइज उस पर हम लगाएंगे, सोचो क्या है, टोबैको, सोचो क्या है, टोबैको। टोबैको भी एक नशीला पदार्थ है, उस पर भी कितना भी टैक्स जमा कर दो उस पर लगता है। तो मैंने क्वेश्चन क्या है कि क्या टोबैको पे जीएसटी अप्लाई होता है, क्या टोबैको जीएसटी के अंडर में आता है या नहीं आता, आता है। मैंने कहा जीएसटी अप्लाइज ऑन ऑल प्रोडक्ट एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, टोबैको पे एक्साइज भी लगेगा और जीएसटी भी लगेगा। टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगेगा और सेल पे क्या लगेगा, जीएसटी। स्टेट ने कहा कि भाई तुम ही क्यों हम भी है, हमारी भी एक लिस्ट है, हमारी भी कुछ मांगे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ में भी ऐसा हो, तुमने अपना एक प्रोडक्ट रखा, हम भी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रोडक्ट्स को हमारे पास में रखना चाहते हैं। तो उसके पास में कौन से प्रोडक्ट्स थे, अल्कोहल पे तो जीएसटी नहीं लगवाया, और कौन से थे, ओपियम और इंडियन हेम्प और नार्कोटिक एंड नार्कोटिक ड्रग, उस पे स्टेट, ठीक है। तो यहां पर नहीं अमेंडमेंट लाके भी जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। जीएसटी के प्रावधान में ये लिखा गया, जीएसटी को जो डिफाइन किया गया, जीएसटी को जो डिफाइन किया गया, ये देखो यहाँ पर जीएसटी की जो डेफिनेशन है वो यही डेफिनेशन है कि जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ऑल गुड्स एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसकी डेफिनेशन मैं आपको रीड करवाती हूँ। डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 366 पेज नंबर 16 पे 1.16 पे, डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 366
इसमें जीएसटी की डेफिनेशन दी गई। Goods and service tax has been defined under Article 366(12)(a) of the Constitution of India to mean any tax on supply of goods or service or both, except taxes on supply of alcoholic liquor for human consumption. Consequently, GST can be levied on supply of all goods and services except for alcoholic liquor for human consumption. Fine. इसके अलावा भी 5 ऐसे प्रोडक्ट है जो टेम्परेरीली जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा। एक प्रोडक्ट तो परमानेंट है कि उस पर जीएसटी आएगा ही, अल्कोहल। उसके अलावा भी 5 ऐसे प्रोडक्ट्स है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसपे टेम्परेरीली उसको जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा गया। वो सारे के सारे कौन से प्रोडक्ट्स है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। उसमें क्या क्या है? पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है। हाई स्पीड डीजल मतलब डीजल, वही डीजल जो ट्रक्स वगैरह में लगता है, बसेस में लगता है, उसको बोलते हैं हाई स्पीड डीजल। मोटर स्पिरिट का मतलब होता है पेट्रोल। मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल जो हम हमारी स्कूटी, बाइक्स वगैरह में, कार वगैरह में डालते हैं, वो पेट्रोल। नेचुरल गैस सीएनजी वगैरह, नेचुरल गैस। एक है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नहीं एयरक्राफ्ट वगैरह में, एयरक्राफ्ट में जो चाहिए होता है फ्यूल, उसको बोलते हैं एटीएफ्स, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो ये सारे के सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इन पे भी अभी हाल फिलहाल जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी लग सकता है इन पे, कब लगेगा ये नहीं पता। एलपीजी पे लग सकता है, एलपीजी को एक्सक्लूड नहीं, एलपीजी पे लगता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये कब तक एक्सक्लूडेड है, कब तक एक्सक्लूडेड है नहीं पता। कौन इनको इंक्लूड करेगा? जीएसटी का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द कंसल्टेशन विद जीएसटी काउंसिल। जीएसटी के काउंसिल डिसाइड करेगी कि कब से इनको इंक्लूड किया जाना चाहिए, फिर रजामंदी के बाद में इंक्लूड। तो इनको याद करने का शॉर्टकट तरीका है पैडमैप। शॉर्टकट तरीका है पैडमैप। टी फॉर पेट्रोलियम क्रूड, जब से जीएसटी आया तब से एक्सक्लूडेड है, तब से इन पे लगा ही नहीं है। लगा नहीं है, जीएसटी नहीं लगा मतलब पुराने वाले लॉज एप्लीकेशन। हाँ, मतलब ये है कि जो पुराने लॉज है उनको पूरा तरीके से हटाया नहीं गया है, अभी भी उन पे पुराने लॉज लगते हैं, वैट लगता है। हाँ, उनके अंदर वैट लगता है। तभी है ना, स्टेट टू स्टेट अभी भी इसकी रेट्स अलग अलग है, बॉर्डर चेंज होते रेट अलग हो जाती है। गुड़गांव के पास में अगर देखो तो गुड़गांव के पास में शायद सस्ता पड़ता है पेट्रोल, चलो ठीक है, यहाँ पे लिख लो पैडमैन। पी फॉर पेट्रोलियम क्रूड, ए फॉर एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ्स, डी फॉर डीजल, एम फॉर मोटर स्पिरिट, ए फॉर नहीं अल्कोहल। अल्कोहल वो परमानेंट बाहर है, बस ध्यान रखना, अल्कोहल परमानेंट बाहर है, बाकी के 5 टेम्पररी बाहर है अल्कोहल। और एन फॉर नेचुरल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ये 5 प्रोडक्ट है जो टेम्पररी बाहर रखे गए, नाम आपको याद होने, बताते जाओ। पेट्रोलियम क्रूड, पैडमैन के हिसाब से बताते जाओ ताकि सबका एक ही आए। पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, डीजल, वाटर स्पिरिट, अल्कोहल, नेचुरल गैस। याद हो गया है ना? अल्कोहल बाद में बोलना, अल्कोहल को बोल देना ये परमानेंट है, बाकी के 4-5 टेम्पररी। याद रहेगा। यहाँ पे पेज नंबर 14 पे आ जाओ, उसमें एक लाइन लिखनी है आपको, वो लाइन लिखी भी नहीं है। यहाँ पे मैंने जो बताया, जीएसटी इज टू बी लेविड ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यहाँ तक समझ आ गया। एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स ऑन द फॉलोइंग 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जीएसटी शैल नॉट बी लेविड
until a date notified by the government. गवर्नमेंट बताएगी कब से लगाया जाएगा और गवर्नमेंट किसके कंसल्टेशन में बताएगी, जीएसटी काउंसिल के साथ में डिस्कस करेगी, फिर बताएगी कब लगाया जाएगा। अभी तक कोई डेट नहीं आई है, मतलब इन पे पुराने लॉज ही एप्लीकेबल। फिर उसके बाद में लिखा गया यूनियन गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू हैव पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी। किस पे बताओ, वो मैन्युफैक्चरिंग की जगह तो अब क्या आ गया, एक्साइज की जगह क्या आ गया, जीएसटी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोली भाई मुझे डर लग रहा है, क्या पता रिवेन्यूज आए नहीं आए, तो उन्होंने क्या बोला भाई टोबैको पे तो अभी भी हम लगाएंगे। तो जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उस पे भी एक्साइज लगेगा और साथ में टोबैको पे भी एक्साइज लगेगा, जाना। सिमिलरली लिख लो यहाँ यूनियन के साथ में स्टेट का भी लिख लो, छोटा छोटा लिखना, स्टेट गवर्नमेंट या फिर एसजी continues to have power to levy excise duty on, किस किस पे एक्साइज लगा सकती है बताओ, स्टेट अल्कोहल लिकर और ओपीएम वगैरह पे। तो यहाँ पे दो बाइफर्केशन करना, एक तो अल्कोहलिक लिकर वो तो जीएसटी में आता ही नहीं है, और ओपीएम हेम्प वगैरह जीएसटी में आती तो है लेकिन उस पे एक्साइज अलग से देना, जीएसटी में आती तो है लेकिन उन पे एक्साइज भी देना पड़ेगा। अभी मैं सारे प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनवा दूंगी, उस पर क्या क्या लगता है क्या क्या नहीं लगता वो एक लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख लो अल्कोहलिक लिकर, आपने पहले पढ़ रखा है ये, आपको इतना नॉलेज कैसे? अच्छा, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इकोनॉमिक्स में तो बहुत ब्रीफ में है, बहुत छोटा टॉपिक। दूसरा ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक। और इस ये जो एक टेबल दी हुई है, इस टेबल से पहले उसकी हेडिंग में डाल दो, वो भी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ दी हुई नहीं है। इसमें लिख लो रिलेवेंट एंट्रीज ऑफ यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट पोस्ट जीएसटी। पोस्ट जीएसटी आपने प्री जीएसटी लिस्ट पढ़ी, प्री जीएसटी लिस्ट में क्या क्या पढ़ा, कस्टम ड्यूटी किस में आती है, सेंट्रल में। फिर उसके बाद में क्या पढ़ा था, एक्साइज नहीं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किस पे लगेगी, सब पे, 4 को छोड़ के। फिर उसके बाद में आपने सीएसटी पढ़ा था, सीएसटी क्या पढ़ा था, इंटर स्टेट सप्लाईज पे लगेगा। फिर चौथा आपने पढ़ा था सर्विस टैक्स, जो दूसरे में प्रोविजंस में नहीं था इसलिए सीएसटी लग रहा था। सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स में सेंट्रल और स्टेट नहीं बोलते क्योंकि सारा का सारा सर्विस टैक्स कौन ले जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद में स्टेट लिस्ट में हमने पढ़ा था स्टेट एक्साइज ड्यूटी 4 प्रोडक्ट्स पे। फिर और क्या पढ़ा था हमने, वेट स्टेट लेवल, वेट इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब पोस्ट जीएसटी क्या क्या रिफॉर्म्स हो गए वो देखना। सबसे पहला वही चलेंगे, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटीज में कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो वो अभी भी कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती हैं और किसके अंडर में आ रही है, सेंट्रल के अंडर। अभी भी कस्टम्स ड्यूटी लगेगी, वो किसके अंडर में आएगी, सेंट्रल में। कस्टम्स में थोड़ा बहुत चेंजेस है वो हम पढ़ेंगे कि इंपोर्ट्स वगैरह में क्या चेंजेस। दूसरा एक्साइज ड्यूटी की बात करें, एक्साइज ड्यूटी में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो क्या आप इसको पढ़े बिना आप मुझे बता सकते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अभी भी किस किस पे लगेगी, टोबैको और पैडमैन, मतलब 6 नाम आ गए, पैडमैन और टोबैको, बस 7 हो गए। तो पैडमैन प्लस टोबैको 7, ठीक है। पेट्रोलियम क्रूड, हाई डीजल स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड प्लस टोबैको एंड टोबैको। क्लियर है सबको? हाँ, इज दैट क्लियर? ठीक है।
और एक्साइज की अगर हम स्टेट लेवल एक्साइज की बात करें, इसको देखे बिना क्या आप मुझे बता सकते हैं सेंट्रल ये सॉरी स्टेट एक्साइज ड्यूटी किस किस पे लगेगी? ₹4 ₹4 लीकर तो जीएसटी में आता ही नहीं है इसलिए, और ओपीएम जीएसटी तो लगेगा ही, साथ में हम सेंट्रल एक्साइज भी स्टेट एक्साइज भी लेंगे। तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी में क्या बोलता है? ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स. The entry does not include duties of excise on medicinal and toilet preparations containing alcohol, opium, Indian hemp, narcotics and narcotics. I hope the line is clear है। आप सेल्स टैक्स पे चलें, ठीक है। सेल्स टैक्स आप इसको देखे बिना बताओ। वेट, सबसे पहले वेट की बात करें। वेट किस किस पे लगे? ओपीएम पे तो लगता कहाँ था? ओपीएम पे तो एक्साइज स्टेट ले रही थी, उसकी सेल पे तो नॉर्मल था। अगर इंटर स्टेट है तो वो अलग से हमने पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर इंटर स्टेट होता है तो हम लोगों का सीएसटी लगता था, इंटर स्टेट होता है तो वेट लगता है। अब आप बोल रहे हो ओपीएम, तो क्या ओपीएम पे वेट या सीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं? क्योंकि वो जीएसटी में है, वो जीएसटी के अंडर में, इसलिए ओपीएम पे वेट नहीं लगेगा, ओनली एक्साइज लगेगी, वो एडिशनल है अपार्ट फ्रॉम जीएसटी, ओनली मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब बताओ वेट में क्या आएगा? स्टेट पैडमैन, पैडमैन मैंने दोनों लिस्ट पढ़ रही हूँ। ये वाली देखो, अभी मैंने स्टेट एक्साइज ड्यूटीज बताया, अभी मैं स्टेट वेट पूछ रही हूँ। एक्साइज अलग है, एक्साइज मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे। अब सेल पे जो टैक्सेस लगते हैं वो बात कर रहे हैं, है ना? सेल्स पे जो टैक्सेस लगते हैं वो बात कर रहे हैं। तो वही पैडमैन वाले प्रोडक्ट्स, 6 प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्यों भाई ये 6 क्यों? टोबैको मैन्युफैक्चरिंग है, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग है, एक्साइज है। सेल्स टैक्स और एक्साइज अलग अलग होता है ना? तो टोबैको एक्साइज की बात है, ठीक है, इसलिए उसको सेल्स टैक्स में मत, ठीक है। अब ये 6 प्रोडक्ट से क्यों आए? क्योंकि अल्कोहल तो परमानेंट ही बाहर है, तो उस पर तो वैट और सीएसटी हमारा लगना ही लगना। साथ में 5 प्रोडक्ट को भी तो टेम्पररी आउटसाइड रख रखा है, उसको इंक्लूड नहीं कर रखा, तो उस पर भी पुराने वाले लॉज ही लगना है। तो वही हमारे पैडमैन वाले 6 प्रोडक्ट्स जिसमें हमारा वेट लगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? ओके। अब यहाँ पे सेंट्रल सेल्स टैक्स का पॉइंट पढ़ो भाई। क्या ये सही है? पक्का पक्का? मतलब सब पे हम लोगों को जीएसटी के साथ में सेंट्रल सेल्स टैक्स भी देना है? तो यहाँ तो यही लिखा है, ये गलत नहीं है, आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है। बुक में मेरे प्रिंटिंग एरर नहीं है। हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप बताओ भाई, अब इसको कैसे सुधारा जाए? मतलब क्या हम लोग हैं, हम लोगों को, आपको और मुझको दोनों टैक्स देने पड़ेंगे, सीएसटी और जीएसटी? फिर कैसे बचे इससे? कैसे हो जाएगा? जीएसटी तो सेट ऑफ ही नहीं होता है। 246A अमेंडमेंट वाला, उसमें क्या कहा था कि अगर कोई ऐसी चीज है जो 246 में भी है और नए लॉ में भी है, 246A में भी है, जो हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं 246A के पढ़ रहे हैं कि जीएसटी किस पे लगेगा। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो 246 में भी और 246A में भी है, तो कौन सा ओवरराइडिंग होगा? 246A। तो अब वो क्या बोलता है? ये बोलता है कि हमने सारे प्रोडक्ट्स पे क्या लगाना है? जीएसटी, एक्सेप्ट फॉर पैडमैन, एक्सेप्ट फॉर पैडमैन। तो भाई अब कौन सा रूल ओवरराइडिंग है? 246 है वाला। तो जीएसटी लग गया, इसलिए सीएसटी नहीं लगेगा। तो सीएसटी अब लगेगा किस पे? अब तो बता दो। पैडमैन। किस पे लगेगा? पैडमैन में। और सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो ये यहाँ पे आपको समझाने के लिए कुछ लिखवा दूं, ये सेंट्रल सेल्स टैक्स का पॉइंट, ताकि आप लोग फर्दर रीडिंग करेंगे तो आपको याद रहे।
तो इसको डैश करके यहाँ पे नीचे लिख लो, इस पॉइंट को डैश करके यहाँ नीचे लिख लो। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एंट्री, इसके ऊपर से ही लिख लेना बेटा, इसमें आएगा नहीं, यहां से लिख लो। एंट्री 92A, छोटा छोटा लिखना। ऑफ, देखो तो, ऑफ द यूनियन लिस्ट पोस्ट जीएसटी। एंट्री 92A क्या है? एंट्री 92A जीएसटी का नाम है। तो आर्टिकल 246A ओवरराइड आर्टिकल 246। that is 7th schedule and free list. All products other than Padman क्या हुआ? क्या रही है? Get taxed under GST as per Article 246A. Therefore, sale of these 6 products would get covered under the scope of Article 246. Not. What is? यहाँ पे नॉट लिख दो, वुड नॉट लिख, हाँ नहीं, therefore sale of these 6 products will not get covered under scope of article 246. 46 में नहीं आ रहा, 246A के अकॉर्डिंग प्रोविजंस लग रहे हैं। तो उसको साथ में, एक साथ में मैंने एक बार लिखवा दिया कि उन पे जो प्रोविजंस लगेंगे वो नए वाले लगेंगे, सॉरी पुराने वाले। अच्छा, इस नोट को मैं हटा देती, सॉरी इस नोट को मैं हटाना है। हाँ नहीं नहीं, नोट नहीं आएगा। ये एरो यहाँ से है एंट्री 92A से, देख लिया ये? वैसे तो होलसेलर, जो होलसेलर है वो बड़ा टर्म हो गया और डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा छोटा टर्म हो, तो उसमें हम लोगों के जीएसटी में कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे वो होलसेलर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे वैसे कोई, तो आप एक ही मानकर चलो। हाँ वैसे तो होलसेलर मेगा टर्म है और डिस्ट्रीब्यूटर उससे थोड़ा छोटा टर्म। चलो भाई, इस एंट्रीज में एक और एंट्री लिख लो, आपके समझने के पर्सपेक्टिव से है। कौन सी एंट्री बच गई इसमें? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स वाली एंट्री क्यों नहीं आई? क्योंकि वो खत्म हो गई।
वो पूरी की पूरी तरह खत्म हो गई, इसलिए पोस्ट जीएसटी वाले में नहीं। सर्विस टैक्स इज कंप्लीटली abolished after GST. Done. चलो एक क्वेश्चन करते हैं, नींद खुल जाए जो बच्चे सो रहे हैं। कौन कौन से, कोई सो रहा है? नहीं, किसी को भी नहीं आ रही, चलो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। फिर चलो एक क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं, फिर उसका आंसर बनाना। यहाँ पे लिख लो इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल एज पर एप्लीकेबल प्री जीएसटी। तो यहाँ पर लिख लो इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल पोस्ट जीएसटी। कॉपी में लिख लो इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको, जैसे हम लोगों ने सीजीएसटी एसजीएसटी कहाँ का एप्लीकेबल होता है ये वाला क्वेश्चन किया था ना, ये वाला, जिससे हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, वैसे ही हम करेंगे कौन से प्रोडक्ट पे क्या एप्लीकेबल। इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल पोस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अभी कोई बोलेगा नहीं, बस लिखते जाओ, पेज छोड़ छोड़ के लिखते। सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सप्लाई ऑफ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सप्लाई ऑफ टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट। सप्लाई ऑफ ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक। चलो भाई यही है, बोलना नहीं है, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, करो। फर्स्ट तो लिख लिया होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ऐसे तो 2 पॉइंट बना देने चाहिए था। तो जो 2 मिनट का टाइम देती हूँ, जीएसटी के आने से पहले उन पे कौन कौन से टैक्सेस लगते थे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो चाहे सेल्स से रिलेटेड हो, कौन कौन से टैक्सेस थे, और जीएसटी के आने के बाद में उन पे कौन कौन से टैक्सेस लग रहे हैं। पहले के टैक्स के क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि चैप्टर 1 है ही इसका, प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी पेपर यही है।
ये पहले पॉइंट को भी सेग्रीगेट कर लो, सप्लाई ऑफ गुड्स कर लो और एक में सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर लो। 6 पॉइंट लिख लो सप्लाई ऑफ सर्विस, ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी। गुड्स पे क्या क्या हो सकता है, या तो वो मैन्युफैक्चर होगा या फिर वो सेल होगा। तो जितने भी टोटल टैक्सेस बनते हैं जीएसटी के आने से पहले और जीएसटी के आने के बाद। दिमाग पूरा खुल जाएगा अगर ध्यान से इसको पढ़ लिया। समझ में आ रहा है? हो गया? डन? क्या बात है। चलो करें डिस्कस। सप्लाई ऑफ गुड्स, जीएसटी से पहले क्या क्या लगता था? एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे, फिर वैट या फिर जीएसटी। आफ्टर जीएसटी, जीएसटी आफ्टर जीएसटी, जीएसटी लगता है, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो, चाहे आईजीएसटी हो, उनमें से कोई ना कोई जीएसटी लगेगा। वो कस्टम्स, कस्टम्स का मैं पूरा अलग से और बताऊंगी, क्योंकि इंपोर्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, उसका मैं अलग से बताऊंगी। हाँ लगता था। हाँ अभी कस्टम्स का हम पूरा समझेंगे, इंपोर्ट का वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि इंपोर्ट्स पे कौन कौन से टैक्सेस लगते थे और लगते हैं। नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले इंपोर्ट्स वाले डिस्कस। सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा इसमें एक्साइज में आपने बताया नहीं कौन सा सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफाई करना, सेंट्रल एक्साइज। अच्छा सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्टेट एक्साइज प्लस जीएसटी या फिर वैट। पोस्ट जीएसटी, सेम टू सेम प्लस सीएसटी, और क्योंकि जीएसटी अप्लाई नहीं होता, जीएसटी अप्लाई नहीं होता, तो जो पहले वाला सिनेरियो था अभी भी वही वाला सिनेरियो। किस किस का राइट था ये? वेरी गुड। ओके थर्ड, सप्लाई ऑफ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, स्टेट की सेंट्रल, स्टेट की 4 ही एक्साइज थी, अल्कोहलिक लिकर, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। ये हमारी सेंट्रल एक्साइज, इसलिए मैंने पैडमैन एक साथ में नहीं लिखा, प्लस जीएसटी और वैट। आफ्टर जीएसटी सेम, ये भी सेम था और ये भी सेम था, क्योंकि पैडमैन पे नहीं अप्लाई होता। सेंट्रल एक्साइज प्लस जीएसटी और वैट, ये किस किस का राइट था? वेरी गुड। सप्लाई ऑफ टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, सेंट्रल एक्साइज और
वैट और जीएसटी। बाद में नहीं नहीं नहीं, प्लस जीएसटी है, प्लस जी। सेंट्रल एक्साइज तो लगेगा ही लगेगा, उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई हमें एक्साइज कलेक्ट करना है। और फिर सेल पे जीएसटी, सेल पे क्या लगेगा, जीएसटी। फिर उसके बाद में सप्लाई ऑफ ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, स्टेट एक्साइज प्लस वैट और जीएसटी। उसके बाद में वेरी गुड, स्टेट एक्साइज भी लगेगा अभी भी और प्लस जीएसटी, ठीक है, क्योंकि जीएसटी में आता है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विस टैक्स। अब एक्साइज वगैरह नहीं होता क्योंकि एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग। एनी डाउट्स? अब क्लियर है इस पे क्या लगता है? इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ना जरूरी है इसको। तो यहाँ पर क्या है, ये नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको। क्या जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, ये मैंने आपको बता दिया। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या थी, क्यों लाना था? क्योंकि पहले पहले दोनों सरकार मिलके टैक्स नहीं लगा सकती थी। अब इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना था कि ताकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर टैक्स लगा सकते हैं। दिस वाज द नीड। Introduction of GST required amendment in the constitution to enable integration of central excise duty, additional duties of custom, state VAT and central state specific taxes and service taxes into a comprehensive goods and service tax to empower both the central and state to levy and collect it, ताकि ये दोनों को पावर दे सके। तो उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ गया, 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, जिसमें कुछ चेंजेस हुए। क्या क्या चेंजेस हुए? जिसमें कॉन्करेंट पावर्स दी गई पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को। पार्लियामेंट मतलब सीजी और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब एसजी, टू मेक लॉज गवर्निंग टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। आईजीएसटी आया गया। आईजीएसटी किस पे लगता है? इंटर स्टेट सेल्स पे। लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन कलेक्ट करता है? सीजी। लेविड एंड कलेक्टेड बाय सीजी। फिर उसके बाद में क्या किया जाता है? उसका अपोर्शन, अपोर्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एज पर द लॉ फ्रेम्ड बाय पार्लियामेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब आप लोगों के लिए अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे, तो इसको यहाँ पे स्किप। तो ये आपने पूरा अच्छे से कर लिया। जीएसटी काउंसिल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आर्टिकल 246 ए पढ़ लो, अभी मत करो, जो जो हमने कवर कर लिया वो पढ़ लेते हैं ताकि आपका कवर होता जाए। पेज नंबर 115 पे आ जाओ, 1.15 पे। इस पे आर्टिकल 246 है, क्या हमने पढ़ा है? क्या है आर्टिकल 246 है? ये नहीं पता क्या है। 1.15 आर्टिकल 246 है क्या है? जिसमें दोनों को पावर्स दी, जिसमें दोनों को पावर दी गई कि दोनों साथ में टैक्स लगा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या लिखा गया है? न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल 246 ओवरराइड्स आर्टिकल 246 एंड 254। 246 क्या था? तीन लिस्टिंग, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर्स था, बाइफिकेशन ऑफ पावर्स था, वो 246 था। 254 आर्टिकल क्या बोलता है? आर्टिकल 254 बोलता है जो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के मैटर्स आते हैं, स्टेट के भी और यूनियन के भी। कई बार होता है दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तब सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल, तब सीजी विल प्रिवेल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो प्रिवेल कर, ये पार्शियल है। तो इसीलिए 246 से आया, 254 को हटा दिया। 254 को हटा दिया मतलब अगर अब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो म्यूचुअल बेसिस पे डिसीजन होगा, जीएसटी काउंसिल बैठ के फिर उसको डिसाइड करे। तो ये इस तरीके से ओवरराइड। इसमें दो क्लॉज आए, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज ए क्या बोलता है
कि जो इंट्रा स्टेट होगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो किसके पास पावर है, दोनों के पास। और इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है, आईजीएसटी। तो उसका लॉ कौन बनाएगा, सीजी। तो ये दो क्लॉज है। क्लॉज 1 बोलता है बोथ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब सीजी, एंड स्टेट लेजिस्लेचर मतलब एसजी हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी इम्पोज्ड बाय यूनियन और सच स्टेट, जिसमें दोनों का लग रहा है। क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट मतलब सीजी हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज फॉर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। यहाँ ब्रैकेट में ऊपर वाले में क्लॉज 1 में लिख लो इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट वाली सिचुएशन में होता है कि जहां पे सीजी और एसजी साथ में लगा रही है, और इंटर स्टेट वाली में आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी इज द सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कलेक्ट। तो इसको क्या बोल सकते हैं, 246A सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, दोनों के पास पावर है जहां पे दोनों को टैक्स लगाना है। और सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, दैट पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर। एक्सक्लूसिव पावर किस चीज से रिलेटेड है, जहां पर ओनली इंटर स्टेट सप्लाईज हो रही। एनी डाउट, एक्सप्लेनेशन, प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर आर्टिकल 279A शैल अप्लाई फ्रॉम ए डेट रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल। कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 5 या 6, 5। पैडमैन में ए नहीं है, इसमें 5 में क्यों ए नहीं है, ए तो परमानेंटली बाहर है। बाकी के 5 में क्या बोला गया, जब जीएसटी काउंसिल बोलेगी तब इन पे जीएसटी अप्लाई हो जाएगा, टेम्परेरीली ये आउट ऑफ द एम्बेड। की पॉइंट्स क्या है, सेंट्रल एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट ऑन जीएसटी, मतलब जीएसटी में दोनों लॉ बना सकते हैं। सेंट्रल हैज एक्सक्लूसिव पावर ओवर आईजीएसटी, ठीक है। Effective date for petroleum crude, HSD, petroleum natural gas and ATF to be decided by GST Council. It overrides Article 254. 254 was related to Parliament supremacy. 254 के बारे में थोड़ा सा लिखवाऊं, लिखवाया बुक में नहीं है, लिखवाने की जरूरत है। क्या है, बस इतना शॉर्ट में दिया हुआ, पार्लियामेंट सुप्रीमेसी से रिलेटेड है। मतलब अगर कोई भी जगह, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, जहां पे कॉन्करेंट लिस्ट में सीजी और एसजी दोनों के पास अधिकार होता है लॉ बनाने का मिलकर, लेकिन अगर सीजी और एसजी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो सीजी विल प्रिवेल। यह है पार्लियामेंट सुप्रीमेसी, ठीक है। अब 246A आ गया, वो बोलता है भाई 254 नहीं लगेगा, मतलब ये भेदभाव नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं चलेगी, मिलकर डिसीजन लो म्यूचुअल बेसिस पे, एंड दैट विल बी डिस्कस्ड अंडर जीएसटी, ठीक है। फिर आर्टिकल 269 है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, वो भी एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आप लोग उसको करते जाएं। 269A क्या बोलता है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। 246A क्या था, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलाकर, तो इसमें सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी क्लॉज 1 और ओनली सेंट्रल के पास जो पावर है वो अंडर क्लॉज 2, ठीक है, दोनों मिलाकर कर सकते हैं। एंड उसमें एक और पॉइंट लिखा था कि दैट इट विल ओवरराइड ओवर 246। फिर 269A इज रिलेटेड टू आईजीएसटी, किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू आईजीएसटी। आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, सीजी, और फिर कैसे फ्लो होगा, दैट विल बी अपोर्शन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट ऑन द बेसिस, तो जो भी लॉज बनाती है पार्लियामेंट। आर्टिकल 269A स्टिमुलेट्स दैट जीएसटी ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट पे क्या लगता है, आईजीएसटी। और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सीजी, एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन बिटवीन द यूनियन, यूनियन मतलब सेंट्रल, and the states in the manner as may be provided by the parliament by law on the recommendations of GST council। मतलब GST council बताएगी कि किस तरीके से को यूज करना है IGST। in addition to above, import of goods और सर्विस, जो import है दूसरी कंट्री से जो माल आ रहा है उसको भी हम क्या मानेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई, उसको भी क्या मानेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई, और उस पर भी क्या लगेगा, IGST। In addition to above, import of goods or service or both into India will also be deemed to be as supply of goods and or service in the course of interstate trade or commerce. This will give power to central government to levy IGST on import transactions which were earlier subject to CVD under the custom tariff. ये जो import वाला point है वो next class में हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले BCD लगता था और CVD लगता था,
तो वहां पे बीसीडी कंटिन्यू है, ओनली सीवीडी की जगह जीएसटी आया। तो ये क्या है, कैसे कैसे लगता है, वो नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक बार इंपोर्ट वाले पॉइंट को हमने स्किप किया है। When an amount collected as IGST has been used for payment of SGST or vice versa, such amount shall not form part of the consolidated fund of India. This is transfer of funds. हमने IGST का क्रेडिट कैसे कैसे फ्लो होता है वो हमने देखा था। IGST मोस्ट फ्लेक्सिबल है, IGST से हम SGST को भी पेमेंट कर सकते हैं और CGST का भी पेमेंट है। तो ये वही पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई। ये वाला नेक्स्ट चैप्टर में आपके कवर होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई जब हम एनी डाउट स्टिल है तो आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दूं, थोड़ा सा हमने पढ़ के भी आना है। जो मैंने पढ़ा दिया वो तो पढ़ना ही है आपको। एक तो बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी पढ़ के आना, पेज नंबर 11, ये ओनली पढ़ने वाला है। दिस इज होमवर्क, आपको रीड करके आना है। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। चलो कर लो होमवर्क। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।